बहराम गंगोली ने एस मास्टर के मुर्दा जिस्म को फर्श पर फेंक दिया। फिर शीशे के कैबिन के पास आकर अदब से खड़ा हो गया। मैंने जोजो के जरिए कहा, सुपर मास्टर, क्या ये बताना ज़रूरी है कि हमने 20 मिनट के अंदर तुम्हारे एसएम के दिमाग में रहकर क्या कुछ मालूम किया है? हम लंबी बात करना नहीं चाहते। इतना बता दें कि मैं पलक झपकने में इस अंडरग्राउंड स्टोर में पहुंच सकता हूं जहां यूरेनियम का जखीरा किया गया है। रसवंती भी उतनी ही जल्दी तुम्हारी सबसे बड़ी साइंस लेबॉर्ट्री के अहम अफराद के दिमागों में पहुंच सकती है। और शीबा ने उस खुफिया एमुनेशन वर्कशॉप में सुरंग बना ली है जहां जदीद तर्ज के मिसाइल तैयार हो रहे हैं। वो चुपचाप सुन रहा था। मैं इन तमाम शोबों के आला और जिम्मेदार अफसरान के नाम और टेलीफोन नंबर बता रहा था और दावा कर रहा था। हम इन नंबरों के जरिए उनके दिमागों तक पहुंच चुके हैं। अब तुम बताओ पहले कहाँ धमाका किया जाए? अगर कोई धमाका मंजूर नहीं है तो जोजो को निहायत आराम और सहूलत से तेलबैब पहुंचा दो। अगर उसके जिस्म पर हल्की सी खराश भी आई तो तुम्हारे अंडरग्राउंड खुफिया अड्डों में एटमी धमाके होने लगेंगे। शीशे के कैबिन से भर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर फरहाद, इतना ना कहते तब भी हम समझ लेते। तुम लोग जिस मुल्क में चाहो क़यामत बर्पा कर सकते हो। लोग पहले ज़माने में तलवार से डरते थे, फिर बंदूक से डरने लगे, फिर बॉम्ब से, उसके बाद एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब से। आज का सबसे खतरनाक हथियार टेलीपैथी सबको दहशत में मुब्तला रखता है, खसूसन बड़ी ताकतों को। वो ठहर ठहर कर बोल रहा था। इस इल्म से पहले एटम बॉम्ब ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में क़यामत बर्पा की थी। आज भी कोई मुल्क एटम बम बनाता है तो पूरी दुनिया चीख उठती है और एतराज़ात करने लगती है। हम अगर चाहें तो दुनिया के तमाम मुल्कों को तबाह कर दें, सिर्फ बड़ी ताकतें और उनके मुल्क में रहने वाले बाशिंदे जिंदा रहें। लेकिन हम बेपनाह कुव्वतों के मालिक होने के बावजूद छोटे मुल्कों को तबाह नहीं करते। हाँ, उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। जो गुलाम ना बनना चाहे उसे बड़ी बड़ी इमदाद देकर अपना मोहताज बना लेते हैं। इसे सियासत कहते हैं। तमाम छोटे मुल्कों को जिंदा रखकर हम वहाँ से खाम माल हासिल करते हैं। उन मुल्कों में अपने हाथ से तैयार की हुई कारें, हेलीकॉप्टर, तैयारे, बहरी जहाज और हथियार फरोख्त करते हैं। दूसरी बड़ी ताकत के खिलाफ महाज बनाने के लिए उन मुल्कों में फौजी अड्डे कायम करते हैं। मुख्तसर ये कि तुम अपनी बेपनाह कुव्वतों से हमें तबाह बर्बाद करके कुछ हासिल नहीं कर सकोगे और हम सुपर ताकतें कहलाने के बावजूद जोजो जैसी एक बच्ची को हलाक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम नादान नहीं हैं। हम कमज़ोरों को मारते नहीं, अपने मकसद के लिए ज़िंदा रखते हैं। तुम भी अपने मकसद के लिए हमारी सलामती की बात करो, तबाही से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा, जो बात हम कह चुके हैं वही तुम कह रहे हो, मगर घुमा फिरा कर कह रहे हो। मकसद सलामती और तहफ़्फ़ुज़ है। तुम अपनी सलामती चाहते हो और हम जोजो की। बेशक जोजो को अभी रवाना किया जाएगा, लेकिन जब ये हमारे पास आ ही गई है तो तुम लोगों से एक ज़रा सी रियायत चाहती हैं। हमारी एक बात मान लो, जोजो को कोई नुकसान ना पहुंचे तो हम मान लेंगे। हम इस पर तनवीमी अमल कराना चाहते हैं। हो सकता है इसकी टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ जाएं। जो चीज़ हमारी तहवील में है उससे फ़ायदा उठाने का हक हमें है। अगर तुम जोजो पर तनवीमी अमल कराने के बाद इसकी टेलीपैथी की सलाहियतें बहाल कर सकते हो तो बेशक फ़ायदा उठा लो, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन इस बात की क्या ज़मानत है कि तनवीमी अमल के दौरान तुम में से कोई टेलीपैथी जानने वाला मुदाखलत नहीं करेगा? वो तो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। जोजो पर होने वाला कोई भी अमल नाकाम बनाएंगे। हम ये क्यों चाहेंगे कि हमारी इस बच्ची पर कोई ऐसा वैसा अमल किया जाए? ये इतनी मासूम है कि हम इसे टेलीपैथी के मुतहम्मिल नहीं होने देंगे। इसीलिए इसकी सलाहियतें ख़त्म कर दी हैं ताकि ये अपनी उम्र, अपने मजाज और अपनी जहानत से ज़्यादा कोई इल्म अपने पास न रख सके। सुपर मास्टर ने कहा, मुझे यही खदशा था। तनवीमी अमल कराऊंगा तो तुम लोगों की तरफ से मुदाखलत होगी, लिहाजा जो हमारे किसी काम नहीं आ सकती। मैं इसे अभी रवाना करने का हुक्म दे रहा हूँ। फिर उसने अपने खास आदमी को हुक्म दिया जो को चार्टर्ड तैयारे में बड़े आराम से तेलबैब पहुंचा दिया जाए। थोड़ी देर बाद ही 4 मुसल्ला जवान आए। उनमें से एक ने कहा, मिस जोजो, हम आपके खादिम हैं, आपको एयरपोर्ट तक ले जाएंगे। वहाँ से अब तैयारे में सफ़र करेंगी और तेलबैब पहुँच जाएंगी। उसके बोलते ही मैं उसके दिमाग में पहुँच गया और इत्मीनान हो रहा था कि कोई धोखा नहीं होगा। वो कह रहा था, मेरे दिमाग के दरवाजे खुले हैं, टेलीपैथी जानने वाले किसी वक्त भी मेरी नीयत को पढ़ सकते हैं। मैंने जोजो से कहा, बेटी यहाँ से उठो, इनके साथ जाओ, डरने की बात नहीं है। फिर मैंने उसके ज़रिए उस मुसल्ला जवान से कहा, मिस्टर, जहाँ तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म होती है और दूसरे की ड्यूटी शुरू होती है उसकी आवाज़ भी सुनाई जाए। आपको ले जाने वाले तैयारे का अमला आपके सामने आएगा और बातें करेगा। वो उठते हुए बोली, पारस कहाँ है? मैंने उसके दिमाग में पारस को आवाज़ दी, बेटे पारस इधर आओ, जो बुला रही है। फिर मैं पारस के लबो लहजे में बोला, मैं आ गया। तुम मुझे ज़रा भी काम नहीं करने दोगी? इस वक्त मैं रियाजी का एक मुश्किल सवाल हल कर रहा हूँ। जब तुम तैयारे में पहुँचोगी तो मैं तुम्हारे साथ सफ़र करूँगा। वो खुश होकर बोली, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? मैं जिस्मानी तौर पर नहीं, दिमागी तौर पर आता जाता रहूँगा। वो खुश होकर उन मुसल्ला अफराद के साथ जाने लगी। इस तरफ से इत्मीनान होते ही मैंने आमना की खबर ली। ये पहले ही मालूम हो चुका था कि उसके जिस्म से गोली निकाली गई है। वो खतरे से बाहर है।
वह आराम से बिस्तर पर सो रही थी। मैंने उसके ख्वाबीदा दिमाग से मालूम किया। किले के डॉक्टर और दूसरे मुलाजिम जो जिंदा रह गए थे वो फिर से इंतजामात संभाल रहे थे, उसकी पूरी देखभाल कर रहे थे। शीबा ख्याल ख्वानी के जरिए उसकी खबर लेती रहती थी। अभी वह सफ़र करने के काबिल नहीं हुई थी, वरना शीबा के पास अनकरा पहुंचा दिया जाता। उधर शीबा पारस अव्वल के साथ एक होटल के कमरे में रात गुजार रही थी। दूसरे दिन इसराइली एयरलाइन के तैयारे से सफ़र करने वाली थी। तीसरी जानिब रसवंती अपने पारस को सीने से लगाकर चूम रही थी। माँ बेटा एक मुद्दत के बाद मिले थे। रसवंती उसे देखती जा रही थी, मगर देखते रहने से भी जी नहीं भरता था, तो वो बार बार उसकी बलाएं लेती थी, उसकी तवील उम्र की दवाएं मांगती थी। उसके पेरिस पहुंचते ही रसवंती बाबा साहब के इदारे में आ गई थी। फिर शेख साहब से कहा था, आज से मेरा बेटा आपके हवाले है, इसे तालीम मैं दे रही हूँ, हुनर आप सिखाएंगे। मौजूदा दौर के तकाजे के मुताबिक इसे फौलाद बनना है, लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मेरे बेटे को मास्टर वाटसू रोकी के हवाले कर दिया जाए। मोरीना और गुलाम बाकी तैयारे में सफ़र कर रहे थे, दूसरी सुबह पेरिस पहुंचने वाले थे। मैं अगर चाहता तो मोरीना और गुलाम बाकी को भी बाबा साहब के इदारे में पहुंचा देता, लेकिन मोरीना काबिल एतमाद नहीं थी। उसे अभी कुछ अरसे तक आजमाना ज़रूरी था। आज जो इंसान का मिजाज होता है वो कल नहीं रहता। मोरीना खुद परस्त थी, उसे अपने हुस्न शबाब पर बड़ा नाज था। ऐसी औरतें कभी एक मर्द के साथ जिंदगी नहीं गुजारती, अपने हुस्न की दाद पाने के लिए आशिक बदलती रहती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर आप ही आप एतमाद कायम हो जाता है। उनमें एक गुलाम बाकी था। मेरा दिल कहता था कि ये वफादार और जानिसार साथी साबित होगा, लेकिन उसे भी इदारे से दूर रखना था। उसे मोरीना के साथ कुछ रोज़ होटल या कॉटेज में रहने देना था। हमने बड़ी कामयाबी से पारस तोम को तेल अबैब से निकालकर रसवंती के पास पहुंचा दिया था, और जो शीबा के पास तेल अबैब पहुंचने वाली थी। अभी हर तरफ से आर्जी तौर पर इत्मीनान था, लिहाजा इसी बात का तज्जिया करना चाहिए कि इतनी भाग दौड़ के बाद हमने क्या पाया और क्या खोया। हमसे मशीन खो गई, और सबसे अहम चीज़ वही थी। वैसे खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमने अपने बच्चों को दुश्मनों के चुंगल से निकाल लिया। अगर मुझे रसवंती की ममता का ख्याल ना होता तो पारस को कभी भी तेल अबैब से जाने ना देता। उसकी जगह मैंने पारस अव्वल को शीबा के साथ बुलाया था। देखा जाए तो मैंने फिर एक बेटे को दुश्मनों के हवाले कर दिया था, लेकिन बात ऐसी ना थी। ये अच्छी तरह समझ में आ गया था कि दुश्मन हमें बराह रास्त तो नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। दुनिया की कोई खतरनाक तंजीम हो, कोई सुपर पावर हो, ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेगी कि फरहाद को या उसके साथियों को उनसे नुकसान पहुंचा है। कोई अपने मुल्क को तबाह करना नहीं चाहता था, और ना अपने अहम मुल्की राज हमारे जरिए किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहता था। यही अंदेशे थे कि इसराइली हुक्काम ने फ़ौरन पारस को जाने की इजाज़त दे दी, और सुपर मास्टर ने भी जोजो को रिहा करके दानिशमंदी का सबूत दिया। दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अब मैं अकेला टेलीपैथी जानने वाला नहीं था। रसवंती मेरी ज़िंदगी में आई तो तादाद 2 हो गई, फिर शीबा ने तादाद बढ़ा दी, इसके बाद जोजो आई, जोजो के बाद मोरीना, अब हम 4 थे। मोरीना पर भरोसा नहीं था। जोजो के दिमाग से ये सलाहियत मिटाई नहीं गई थी, भुलाई गई थी। वह किसी भी आड़े वक्त हमारे काम आ सकती थी, और एक बार बहुत ही मुश्किल वक्त में हमारे काम आ भी चुकी थी। बहरहाल वो हमारे किसी भी साथी को नुकसान पहुंचाते तो हर 4 तरफ से ख्याल ख्वानी के हमले होते, जिन्हें रोकना दुश्मनों के बस की बात न थी। उनकी समझ में यह नहीं आता था कि कौन असली फरहाद और कौन शीबा है और कौन डमी है। वो इतनी बार धोखे खा चुके थे कि अब नकल को असल समझने लगते थे, और असल को नकल समझकर नज़रअंदाज कर देते। आज ट्रांसफार्मर मशीन सुपर मास्टर के पास थी, आइंदा किसी और के हाथ में पहुंच सकती थी, लेकिन सबको यह फिक्र लायक थी कि टेलीपैथी जानने वाले सिर्फ मेरे ही ग्रुप में मिलेंगे। अगर हम में से किसी को जबरन हासिल किया गया तो इसी तरह वक्त से पहले उनके दिमाग से टेलीपैथी की सलाहियत मिटा दी जाएगी या भुला दी जाएगी। मौजूदा सूरत हाल से जाहिर होता था अब हमारे दरमियान अमन अमान कायम हो गया है। कोई हमें दुश्मन बनकर नहीं छेड़ेगा, और हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। अब दिन रात की भागदौड़ खत्म हो चुकी थी। मुझे 24 घंटे ख्याल ख्वानी में मसरूफ नहीं रहना होगा, और मैं अपने बीवी बच्चों के साथ एक पुरसकून घरेलू जिंदगी गुजार सकूंगा। इसे कहते हैं दीवाने का ख्वाब। मैं पहले ही कह चुका हूं कि टेलीपैथी एक बला है। जो ये इल्म सीखता है वो मारा जाता है, जो जिंदा रहता है वो अजाब में रहता है। जब एक मुल्क कोई बड़ी ताकत हासिल कर लेता है तो दूसरा मुल्क बेचैनी में मुब्तला हो जाता है। वो अपने सामने किसी को बरतर तस्लीम नहीं कर सकता। टेलीपैथी के हवाले से हम सुपर पावर थे, और कोई हमारी बरतरी तस्लीम नहीं कर सकता था। अब वो बज़ाहिर हमारे दोस्त थे, अपने अपने मुल्क में हमारे लिए बड़ी बड़ी सहूलतें फराहम कर सकते थे, लेकिन हमें खोखला करने, हमें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देने के लिए वो अंदर ही अंदर यकीनन सुरंग बना रहे होंगे। पहले शीबा पारस के साथ तिल अबैब पहुंची। वहां के आला हुक्काम ने बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। अब कोई पर्दे में छुपा हुआ नहीं था। ये सब जान गए थे और मान गए थे कि हम जब चाहें उनके खुफिया अड्डों तक और उनके जिम्मेदार अफसरान तक पहुंच जाते हैं। फिर बेचारे आला अफसरान छुप कर क्या करते, लिहाजा वो खुलकर सामने आ गए। पता चला 1 घंटे बाद जोजो पहुंचने वाली है। शीबा एयरपोर्ट पर ही रुक गई। वीआईपी रूम में उसका इंतजार करने लगी। उनका इस्तकबाल करने वालों में मंगल पांडे भी शामिल था।
शीबा ने मुस्कुराकर उसे मुसाफिया करते हुए कहा, हेलो मिस्टर पांडे, मुझे आप जैसे दिलेर अफसर से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। एक इसराइली ओहदेदार ने कहा, भारतीय सरकार हमसे मिस्टर मंगल पांडे का मुतालबा कर रही है। मैं हैरान हूं कि आखिर ये कितने दलेर हैं। शीबा ने कहा, आप मेरी खातिर भारतीय सरकार से दरख्वास्त करें कि मिस्टर पांडे को कुछ अरसे इसराइल में रहने दिया जाए और इन्हें यहाँ की इंटेलिजेंस पे एक एजाजी ओहदा दिया जाए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ये आपके लिए भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम देंगे और अपनी दलेरी से हैरान कर देंगे। उन्होंने वादा किया कि वो भारतीय सरकार से दरख्वास्त करेंगे। मंगल पांडे यहाँ जितना अरसा रहना चाहें रह सकते और इन्हें एजाजी ओहदा भी दिया जाएगा। मंगल पांडे खुश होकर एक सोफे पर बैठ गया। उसके कान में आवाज आई, लेकिन मैं तुम्हें दिलेरी दिखाने का मौका नहीं दूंगा। उसने चौंक कर सर घुमाया। सोफे के पीछे पारस खड़ा हुआ था। शीबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पांडे, ये हमारा बेटा है पारस अव्वल। पांडे ने जल्दी से उठकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। पारस ने कहा, मगर मुझे नहीं हो रही। मैं मुसाफिया नहीं करूंगा, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। वह झींककर जल्दी से हाथ को अपने ही लिबास से साफ करते हुए बोला, आप अपने भाई की तरह शरीर हैं। पारस ने पूछा, क्या तुम कभी किसी बच्चे को आप कहते हो? जी हाँ, आपको आप कह रहा हूं। मेरी बात छोड़ो, अच्छी तरह सोच कर बताओ, आज तक कभी किसी बच्चे को आप कहा है? उसने इनकार में सर हिलाकर कहा, कभी नहीं। इसका मतलब है तो मुझे खुशामदाना अंदाज में आप कह रहे हो। अगर दिलेर अफसर हो तो मुझे भी तुम कहो। किसी फरहाद के बेटे से डरने की जरूरत है? इस बात पर वहां बैठे हुए तमाम आला अफसरान और बड़े बड़े ओहदेदारान वाह वाह करने लगे, तालियां बजाकर दाद देने लगे। वाह मास्टर पारस, कितनी सच्ची और खरी बात कह रहे हो। दिलेर अफसर को तुम्हारे बाप से भी नहीं डरना चाहिए। पारस ने चुटकी बजाकर कहा, हाँ, ये हुई ना बात। मिस्टर पांडे, इन सबके सामने कहो कि तुम मेरे बाप से भी नहीं डरते हो। वह हिचकिचाते हुए बोला, मास्टर पारस, ये गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ? क्यों मुझे मरवाना चाहते हो? पारस ने पांडे की तरफ इशारा करते हुए तमाम हाजरीन से कहा, बेचारा शर्मा रहा है, प्लीज आप में से कोई कह दे कि मेरे बाप से नहीं डरता। इस बात पर सभी के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो गई। सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। कोई खंकारने लगा, कोई सीट पर सीधा होकर बैठ गया, कोई पहलू बदलने लगा। शीबा ने कहा, पारस, ये क्या शरारत है? चुपचाप बैठो। ओ मम्मी, चुपचाप बैठने का काम तो पापा करती हैं। आप ही तो कहती हैं जहां जगह मिलती है बैठ जाती हैं। ख्याल ख्वानी करते करते 12वां साल गुजार रही हैं। सब लोग मुस्कुराने लगे। शीबा ने डांट कर कहा, अब कुछ बोलोगे तो मैं जोजो का जहाज दिल बैम में पहुंचने नहीं दूंगी, रास्ते ही से वापस कर दूंगी। उसने जोरदार कहका लगाया, फिर कहा, वाह मम्मी, एक तो आप मेरे दिमाग में दुनिया जहां के लूम ठूंसती रहती हैं, फिर बच्चा समझकर डरा भी रही हैं कि त्यारे को वापस भेज दिया जाएगा, जबकि यह बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ है। कोई भी त्यारा इस वक्त तक वापस नहीं हो सकता या रास्ता नहीं बदल सकता जब तक मौसम इंतहाई खराब ना हो। शीबा मुंह छुपाकर मुस्कुराने लगी। एक काला ओहदेदार ने पूछा, क्या तुमने पारस को इस कदर ज़हीन बनाया है? वो पारस को देखते हुए बोली, मेरी ख्याल ख्वानी से एक शाहकार बनाती जा रही है। टेलीपैथी बहुत अच्छा इलम है। अगर इसे सिर्फ माँ बाप सीख लें तो अपने बच्चों के दिमाग में जहानत कूट कूट कर भर दें। ख्याल ख्वानी का यही फ़ायदा है। लेकिन हमारी दुनिया में क्या होता है, हम एडमी कुव्वत से बंजर ज़मीनों को ज़राअत के काबिल बना सकते हैं, लेकिन हम इंसानों और मुल्कों को तबाह करते हैं। सब ताईद में सर हिलाने लगे। शीबा ने कहा, अगर कोई हमें दुश्मन बनकर ना छिड़े, हमें गोशे तन्हाई में पुरसुकून घरेलू जिंदगी गुजारने का मौका दे। हम सिर्फ अपने बेटे पारसी को नहीं, दुनिया के तमाम कुंद ज़हन बच्चों को भी निहायत ज़हीन बना सकती हैं। यह दुनिया हमारे बच्चों की है। यहाँ जो कुछ है हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन बड़े उनका हक छीनते और झपटते रहते हैं। ये कैसा दोगलापन है कि आप उनके नन्हे हाथों में किताब देते हैं और फिर उन्हें मार डालने के लिए एटम बम तैयार करते हैं। मुझे भी फुर्सत थी, इसलिए मैं कभी पारस अव्वल और कभी मंगल पांडे के दिमाग में रहता था और उनके जरिए दूसरों की बातें सुनता था। मैं वहां मौजूद रहने वाले 4 मुसल्लह अफराद के दिमागों तक भी पहुंच गया। अभी 5वें तक पहुंचने नहीं पाया था कि मैंने मंगल पांडे के जरिए देखा। वो 5वां मुसल्लह फर्द आहिस्ता आहिस्ता अपने हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल रहा था। चूंकि मैं उसके दिमाग में पहुंच नहीं सकता था, इसलिए मैंने दूसरे मुसल्लह गार्ड को वहां से चलाते हुए उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। रिवॉल्वर निकालने वाले ने झुंझला कर पूछा, ये क्या तरीका है? तुम इधर क्यों चले आए हो? वो परेशान होकर बोला, सॉरी, मैं ज़रा बाथरूम की तरफ जाना चाहता था, मगर ऑफिसर से इजाज़त लेना होगी। उसने कहा, तुम जहन्नुम में जाओ, मगर मेरे सामने से तो चले जाओ। इतनी सी देर में मैंने उसके ख्यालात पढ़ लिए। वो एक आला ओहदेदार को कत्ल करना चाहता था। जैसे ही सामने वाला मुसल्ला गार्ड वहां से हटा, वो फिर से हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकालने लगा। उसी वक्त मैं मंगल पांडे के दिमाग पर काबिज हो गया। उसके ज़ेरे गुलदान उठाकर उसके हाथ की तरफ जोर से फेंका। जब निशाना सही हो तो कामयाबी कैसे ना हो। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गया। इतनी देर में मंगल पांडे उछलकर जिम्नास्टिक के अंदाज में कलाबाजियां खाता हुआ उसके करीब पहुंचा। उसके मुंह पर एक घूंसा रसीद किया, फिर पेट पर एक घूंसा मारा। वह तकलीफ की शिद्दत से कराते हुए झुका। पांडे ने उसे दोनों हाथों से उठाकर फर्श पर पटक दिया, फिर उसके ऊपर चढ़कर उसका गला दबाते हुए पूछा, तुमने मिस्टर निकोलस का निशाना लिया था, बोलो क्यों? वीआईपी रूम में खलबली मच गई थी।
शीबा की आमद पर दस्तावेजी फिल्म तैयार करने के लिए कैमरे अपना काम कर रहे थे। उनका रुख मंगल पांडे की तरफ हो गया। अब उसका कारनामा कैमरे की आंख से रिकॉर्ड हो रहा था। मुसल्ला गार्ड्स और बहुत से अफसरान उनके करीब आ गए थे। मैं उस कातिल को बोलने पर मजबूर करने लगा। वो बेख्तियार बोलने लगा, मैं निकोलस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे $10,000 की ज़रूरत है। मुझे हर हाल में इसे कत्ल करना है। मुसल्ला अफराद ने उसे काबू में कर लिया, अच्छी तरह जकड़ लिया। एक जिम्मेदार अफसर ने पूछा, तुम मिस्टर निकोलस को क्यों कत्ल करना चाहते हो? शीबा ने कहा, अफसर को बिल्कुल सही जवाब देना। गलत बोलोगे तो मैं तुम्हारे दिमाग से सही बात मालूम कर लूंगी। वह थूक निकल कर कहने लगा, यानी मैं उसे कहलवाने लगा। मिस्टर निकोलस ने ऐसे सिपाहियों और अफसरों की एक टीम खुफिया तौर पर बनाई है जिसका इल्म हमारे बॉस को न हो सका। जब चरस से भरा हुआ ट्रक सरहद पार करके तेल अवीव की तरफ आ रहा था तो मिस्टर निकोलस की उस टीम ने उसे पकड़ लिया और उसके जरिए वो हमारे बॉस तक पहुंच गई और उसे भी गिरफ्तार कर लिया। फिर वह थूक निकल कर बोला, इसराइल की हदूद में चरस इस्तेमाल करने वाले को सख्त सजाएं दी जाती हैं और स्मगल करने वाले को सजाए मौत दी जाती है। हमारे बॉस को भी सजाए मौत होगी। उससे पहले हम दहशत फैलाना चाहते हैं। हम मिस्टर निकोलस को कत्ल करके ये साबित करना चाहते हैं कि बॉस को सजा सुनाई गई तो फैसला सुनाने वाले जज को भी इसी तरह हलाक कर दिया जाएगा। इस तरह दहशत फैलेगी। आइंदा कोई इसराइली अफसर ईमानदारी से स्मगलरों को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। उसके बयान की रोशनी में मिस्टर निकोलस ने बहुत बड़े स्मगलर को गिरफ्तार किया था, लिहाजा तमाम अफसरान उसकी तरफ देखकर तालियां बजाने लगे। निकोलस तेजी से आगे बढ़ता हुआ मंगल पांडे के पास गया। फिर उसके दोनों हाथों को चूम कर कहा, बेशक ये जान की बाजी लगाने वाला दिलेर शख्स है। मिस शीबा मैं सबके सामने ऐलान करता हूँ कि आज से मिस्टर मंगल पांडे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एजाजी अफसर होंगे और इन्हें हर तरह की सहूलतें मुयस्सर होंगी। इन्हें हर तरह के हथियार दिए जाएंगे। इनके लिए ट्रांसमीटर और गाड़ियां मुहैया की जाएंगी। ये जब चाहेंगे जहां चाहेंगे इसराइली हदूद में हेलीकॉप्टर के जरिए प्रवास कर सकेंगे। इन्हें कल सुबह तक खुसूसी अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। मंगल पांडे की बातें खिल गई थीं। वह हर तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था और हर सिमत से प्रेस फोटोग्राफर्स उसकी तस्वीरें उतार रहे थे। इसका मतलब यह था कि सिर्फ इसराइली अखबारात में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम अखबारात में उसकी दिलेरी और कारनामे से ताल्लुक़ रखने वाली तस्वीरें शाया होंगी। और हो सकता है जो वीडियो फिल्म तैयार की जा रही थी तेल अवीव में भारतीय सफ़ीर उसका मुतालबा करे और उसे भारत रवाना करे ताकि वहां भी एक भारतीय अफसर का कारनामा आवाम को दिखाया जा सके। उसी वक्त ऐलान हुआ जोजो का तैयार आ गया है और अब रनवे पर उतरने वाला है। वह सब वीआईपी रूम से निकले। शीबा, पारस अव्वल और मंगल पांडे एक कार में बैठ गए। आगे पीछे दूसरी गाड़ी में दूसरे आला अफसरान थे। वो सब जोजो के इस्तकबाल के लिए जा रहे थे। शीबा की आमद पर इसराइली कौमी तराना बजाने वाला ऑर्केस्ट्रा ग्रुप रनवे पर मौजूद था। जब जोजो का त्यारा रनवे पर आकर रुका तो ऑर्केस्ट्रा कौमी धुन बजाने लगा। वो खिड़की से पारस को देखकर हाथ हिला रही थी। फिर दौड़ती हुई दरवाजे के पास आ गई। एयर हॉस्टेस ने उसे रोकते हुए कहा, इजी मिस जोजो, जरा सब्र करें, अभी दरवाजा खुलेगा, सीढ़ी लगेगी, फिर आप नीचे जाएंगी। वह दौड़ती हुई फिर करीबी खिड़की के पास आई। वहां से हाथ हिलाकर चीखने लगी, पारस तुम कहीं ना जाना, मैं आ गई हूं, बस आ रही हूं, देख लो, अच्छी तरह देख लो, मैं आ गई हूं। उस वक्त तक दरवाजा खुल गया था। वह दौड़ती हुई दरवाजे तक आई। अभी सीढ़ी नहीं लगी थी। वह दरवाजे के करीब आ रही थी। दरवाजे और सीढ़ी से तकरीबन 1-1.5 गज का फासला होगा। उसने एयर हॉस्टेस को एक तरफ धक्का दिया। यकबारगी छलांग लगाई और दरवाजे से सीढ़ी पर पहुंच गई। अगर वहां से सीढ़ी होती तो कोई बात ना थी, लेकिन उस सीढ़ी को फूलों से सजाया गया था। जहां जहां वो कदम रखती वहां वहां खिले हुए गुलाब खुशबू लुटाते रहते। जोजो को इससे क्या दिलचस्पी हो सकती थी कि उसके इस्तकबाल के लिए कितने फूल बिछाए गए हैं और कितने आला हुकाम और ओहदेदारान फूलों के हार लिए खड़े हैं। कितने अफसरान हैं जो फूलों की पत्तियां निछावर करने वाले हैं। उसे किसी बात से गर्ज नहीं थी। छलांग लगाने के बाद सीढ़ी पर आई तो अपना तवाज़ुन कायम न रख सकी। उसका पांव फिसला। शीबा के हलक से चीख निकली, अरे बाउली, क्या पारस कहीं भागा जा रहा है? फिर उसने फौरन उसके दिमाग में आकर उसे रेलिंग को पकड़कर संभलने का मौका दिया। वो संभल गई। जल्दी से सीढ़ी से उतरकर दौड़ती हुई पारस की तरफ आने लगी। दरमियान में कई आला हुक्काम और अफसरान फूलों के हार लिए हुए खड़े थे। वो उन्हें धक्का देती हुई एक तरफ हटाती हुई दौड़ती हुई अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ी। वहां का फर्श चिकना था। गिरते ही फिसलते हुए पारस के कदमों में पहुंच गई। पारस ने आसमान की तरफ देखकर हाथ उठाकर दुआई अंदाज में कहा, या अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत को झुटला नहीं सकते। तूने मेरे बाप को भी ऐसी चाहने वाली ना दी होगी। मेरे बाप के पास सभी होशमंद है, तूने एक दीवानी मेरे नाम लिख दी। फिर वो घुटने टेक कर झुक गया। उसे सहारा देते हुए बोला, तुम्हें पता है ये एयरपोर्ट का फर्श है, तुम्हारा बिस्तर नहीं है, खुदा के लिए उठो, तमाशा न बनो। वो उठकर बैठ गई। फिर पालती मारकर बोली, पारस, बड़ा मजा आया था। वो आदमी ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए मेरे दिमाग से टेलीपैथी हासिल करना चाहता था, मगर जब नींद से बेदार हुआ तो मेरी तरह बोलने लगा और तुम्हें याद करने लगा। मैंने कहा, खबरदार, पारस मेरा दोस्त है। मैंने ठीक कहा ना? क्या तुम मुझे छोड़कर उससे दोस्ती करोगे? पारस के कुछ बोलने से पहले ही वो कहका लगाते हुए बोली,
मगर तुम ठेंगे से दोस्ती करोगे, वो तो मर चुका है। एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी आया था, उसने उसकी गर्दन पकड़कर तोड़ दी और वह थम से मर गया। शीबा उसके पास आकर कान पकड़ते हुए बोली, जोजो तुम्हें कब अकल आएगी? कुछ पता है, यहाँ आला हुक्काम खड़े हुए हैं, बड़े बड़े ओहदेदारान हैं। ये वो लोग हैं जो जल्द से जल्द सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और ये तुम्हें हार पहनाने के लिए खड़े हुए हैं, और तुम पारस से बातें कर रही हो। शीबा ने कान पकड़कर उठा दिया, फिर अफसरान की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी, ये अभी बच्ची है, यूं ही शौकी करती रहती है, आप इसे हार पहना सकती हैं। वो आगे बढ़कर उसे हार पहनाने लगी। एक हार पहनाता, वो हार उतारकर पारस के गले में डाल देती। फिर कोई दूसरा हार पहनाता तो वो दूसरा हार भी पारस को पहना देती। फिर वो हंसते हुए बोली, पारस ऐसा लग रहा है जैसे ये गुड्डे गुड़िया की शादी कर रहे हैं, हार पहनाते जा रहे हैं, क्या हमारी शादी हो रही है? इस लम्हे हम इस दास्तान को पढ़ना भूल जाएं और सोचें कि हमारे बच्चे कितने मासूम होते हैं। वो आपस में शादी करने की बात करते हैं, लेकिन इसके लिए गुड्डे गुड़िया के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और ये अल्फाज इस बात के गवाह हैं कि बच्चे अंदर से कितने फरिश्ता सिफ्त होती हैं। अगर दुनिया के तमाम बड़े और जिम्मेदार लोग एक मिनट के लिए सोचें कि उन्हें सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ना है, हुक्मरान पार्टी की कुर्सियां छीनने के लिए नहीं लड़ना है, सिर्फ ऐसे मंसूबों पर काम करना है जिनके जरिए बच्चों को खुशियां हासिल होती हैं, तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, उनकी निगाहों के सामने फूल ही फूल खिलती हैं और हर तरफ मोहब्बतें ही मोहब्बतें मिलती हैं, तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी और हमारी आने वाली नस्लें बड़े फ़ख्र से हमारा नाम लेती रहेंगी। वो ट्रांसफार्मर मशीन उसी तहखाने में रखी हुई थी। अगर सुपर मास्टर को कोई टेलीपैथी जानने वाला या वाली नहीं मिलेगी तो मशीन इसी तरह रखी रहेगी। वक्त गुजरता जाएगा, उसे तलाश करने वाले मरते रहेंगे और नए तलाश करने वाले पैदा होते रहेंगे, लेकिन कोई उस मशीन तक नहीं पहुंच सकेगा। उस तहखाने तक पहुंचने का रास्ता इतना पेचीदा था और इतने सख्त हिफाजती इंतजाम थे कि वहां तक किसी का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन था। सिर्फ चंद अफराद ऐसे थे जो उस तहखाने के रास्ते को समझते थे। वह तहखाना अंदर ही अंदर बहुत दूर तक फैला हुआ था। ये बात समझ में आती है कि उसे तन्हा सुपर मास्टर ने नहीं बनाया होगा। जिन इंजीनियर्स ने उसका डिज़ाइन तैयार किया और उसे जिन मजदूरों से मुकम्मल कराने का काम लिया गया, उन सबको या तो ख़त्म कर दिया गया होगा या हमेशा के लिए गूंगा बहरा बनाकर कहीं छोड़ दिया गया होगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ ट्रांसफार्मर मशीन ही नहीं थी, यूरेनियम का ज़ख़ीरा भी था, जदीद तरीन मिसाइलों के नक्शे और फार्मूले थे और बहुत कुछ था। सुपर मास्टर को इसी बात की फिक्र थी कि जोजो को अगवा कराने के बाद वो नुकसान में रहा है। जितनी देर में बहराम गंगोली आकर एस मास्टर को हलाक करता, उतनी देर में हमने बहुत कुछ मालूम कर लिया था। उसे शुबा था और यह हकीकत थी कि हमने बहुत कुछ मालूम कर लिया था। अगरचे हमने जोजो के सिलसिले में धमकी दी थी कि हम उसके अहम राजों से वाकिफ़ हैं और उसके तमाम खुफिया अड्डों को तबाह कर सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि ये मालूमात एस मास्टर के दिमाग से हासिल की हैं। ये बात कहने से ज़्यादा समझने की थी। टेलीपैथी जानने वाले सिर्फ एक एस मास्टर के मोहताज नहीं रहते, वो पता नहीं कितने ममालिक के अहम राजों से वाकिफ़ हैं और दिन रात कितने खुफिया अड्डों के इंचार्ज और ओहदेदारान तक पहुंचते रहती हैं। वो इसी बात के लिए हमारे दुश्मन थे कि उनका कोई राज नहीं रहता। टेलीपैथी का आतिश फिशां पहाड़ हर मुल्क में था। किसी वक्त भी ये आतिश फिशां फट पड़ता तो उस मुल्क को तबाही से कोई नहीं बचा सकता था। बहराम गंगुली के हाथों हलाक होने से पहले एस मास्टर के दिमाग ने हमें बताया था उस तय खाने के 4 इंचार्ज हैं। उनमें से एक सुपर मास्टर था, बाकी 3 इंचार्ज ब्लैक शिप 1, ब्लैक शिप 2 और ब्लैक शिप 3 कहलाते थे। उन चारों के असल नंबर पते ठिकाने नहीं जानता था। हमने सुपर मास्टर के सामने दावा किया था कि हम बड़े अहम लोगों के नाम, पते और फ़ोन नंबर जानते हैं और उनके दिमागों में पहुंचे हुए हैं, तो ये बात दुरुस्त थी, लेकिन ये चारों अभी तक हमारी टेलीपैथी से महफूज थे। अब मैं उन चारों का जिक्र करूंगा, हालांकि अभी उनके मुताल्लिक कुछ नहीं जानता। बाद में जो कुछ मालूम हुआ वो वाक़यात अभी पेश करता हूँ। इस तरह आपको मालूम होगा कि इधर हम तकरीबन 1 बरस से किसी कदर इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उधर हमारी नादानिस्तगी में मशीन के मुताल्लिक कैसी कैसी खिचड़ियाँ पक रही हैं और वो किस तरह एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंच रही है। सुपर मास्टर का नाम जैकी गोसन था। वो 10 बरस पहले शतरंज का सबसे बड़ा चैंपियन कहलाता था। जब उसने सियासत में हिस्सा लिया तो टूर्नामेंट में हिस्सा लेना छोड़ दिया। अपनी बिछाई हुई बिसात पर सियासी मोहरों को चलने लगा और कामयाब होता गया। अगर वो चाहता तो अमेरिका का सदर बनने के लिए इलेक्शन लड़ सकता था और कामयाब भी हो सकता था, लेकिन वो हुक्मरान बनना नहीं चाहता था, बल्कि हुक्मरानों को चलाने वाली मशीनरी का एक अहम पुर्जा बनना चाहता था। आखिर वो अपनी जद्दोजहद में कामयाब होकर सुपर मास्टर बन गया था। मुल्क के सदर और सुपर मास्टर में ये फ़र्क था कि सदर अपने मुल्क के अहम राजों को नहीं जानता था। वह नहीं जानता था कि यूरेनियम का ज़ख़ीरा, मिसाइलों के नक्शे और फार्मूले किस तहखाने में छुपा कर रखी जाती हैं, जबकि सुपर मास्टर सब कुछ जानता था। यह ओहदा हासिल करने का ये फ़ायदा हुआ कि ट्रांसफार्मर मशीन उसके कब्ज़े में आ गई थी, लेकिन उस तहखाने तक वो तनहा नहीं जा सकता था। वहाँ जाने के लिए बाकी 3 अफराद की मंजूरी लाजमी थी, जो ब्लैक शिप कहलाते थे। उनमें से एक का नाम डिकोरा था। वो फ़ौज में जनरल रह चुका था, इस हवाले से जनरल डिकोरा कहलाता था। जनरल डिकोरा बहुत हसास ज़हन रखता था
वो इस कदर हसास था कि हल्की से हल्की आहट भी सुन लेता था। जमीन से कान लगाकर बता देता कि एक फरलांग दूर एक या एक से ज्यादा आदमी चल रहे हैं। दूर से सुनकर बता देता था कि आदमी आ रहा है, घोड़ा आ रहा है, कुत्ता आ रहा है या कोई गाड़ी आ रही है। उसके छूने की हिस्स इतनी तेज थी कि वो किसी शख्स को या किसी चीज को छूकर उसका दर्जा हरारत बता सकता था। वह 57 बरस का बूढ़ा था, मगर जवानों से ज्यादा चाको चौबंद नजर आता। हर सुबह 1 मील की दौड़ लगाता था। इस उम्र में आंखों की बीनाई हैरत अंगेज थी। रात को नीम तारीकी में दूर की चीज पहचान लेता था। दूसरे ब्लैक शिप का नाम जिम क्लार्क था। चूंकि फौज में कर्नल रह चुका था, इसलिए कर्नल जिम कहलाता था। वह तमाम पुराने और जिद्दी तर्ज के हथियारों को इस्तेमाल करना जानता था। निशाने का सच्चा था। अंधेरे में आवाज की सिमत पहचान कर दुश्मन को गोली मार देता था। तीसरे ब्लैक शिप को मेजर ब्राइट कहते थे। वो मैकेनिकल इंजीनियर था। कितनी ही पेचीदा मशीन हो, उसे खोलकर उसके फंक्शन मालूम कर लेता था। फिर उसे दोबारा जोड़ने के बाद बड़ी कामयाबी से ऑपरेट करता। तय खाने में उसी ने मशीन ऑपरेट की थी। ये तीनों ब्लैक शिप और एक सुपर मास्टर 4 ऐसे शख्स थे जो उस तय खाने के इंचार्ज थे। वहां के स्याहो सफेद के मालिक। सिर्फ वो 4 आदमी तय खाने में जा सकते थे। किसी पांचवें को इजाजत नहीं होती थी। जिस बंगले में जोजो को लाया गया था और वहां के चोर रास्ते से तय खाने में पहुंचाया गया था, उस बंगले में मुसल्लह फौजियों का सख्त पहरा होता था। उन्हें पूरी इजाजत थी कि इंचार्ज के अलावा कोई 5वां आदमी नजर आए तो उसे बेदरेग गोली मार दी जाए। जिस दिन जोजो को लाया गया उसी दिन सुपर मास्टर ने खुसूसी इजाजत हासिल की थी। तजुर्बे के लिए चंद लोगों की जरूरत थी, इसलिए उन्हें भी तय खाने में पहुंचाया गया था। गोया इस बात की गुंजाइश थी कि ट्रांसफार्मर मशीन को आजमाने के लिए, उसकी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए खुसूसी इजाजत मिल जाती थी। और यह बड़ी दिलचस्प बात थी कि जो लोग इजाजत देते थे वो खुद उस तहखाने में नहीं जा सकते थे। कभी मुआयने के लिए या किसी किस्म का शुबा हो, उसे दूर करने के लिए उन्हें भी सुपर मास्टर और तीनों ब्लैक शिप से इजाजत हासिल करनी पड़ती थी। यानी सब एक दूसरे की इजाजत के मोहताज थे। मैंने ये तमहीद पेश की और चारों का मुख्तसर सा तारुफ भी पेश किया। अब असल दास्तान की तरफ आता हूँ। जैसे कि पहले बयान कर चुका हूँ, सुपर मास्टर शीशे के कैबिन में था। उसने जोजो की रिहाई को हुक्म दिया था। इसके बाद वो कैबिन फर्श में धंसता जा रहा था। दरअसल वो एक लिफ्ट थी जो तहखाने के उस फर्श से होकर नीचे वाले तहखाने में पहुंच गई थी, और उस कैबिन की छत उस फर्श के बराबर हो गई थी जहां जोजो मौजूद थी। इधर वो कैबिन नीचे वाले तहखाने में पहुंचा, उधर तीनों ब्लैक शिप यानी जनरल डिकोरा, कर्नल जिम और मेजर ब्राइट आ मौजूद हुए। सुपर मास्टर शीशे के कैबिन से निकल आया। वो चारों तेजी से चलते हुए उसी तहखाने के कमरे में पहुंचे। उस कमरे में इंसानी जरूरत की हर चीज मौजूद थी। वह सभी शराब के कैबिनेट के पास आए, उसे खोलकर अपनी अपनी पसंद की शराब निकाली, फिर गिलास में डालकर बोतल काउंटर पर छोड़कर गिलास हाथों में लिए सोफों पर आकर बैठ गए। जनरल डिकोरा ने कहा, आज का तजुर्बा नाकाम रहा। मेजर ब्राइट ने कहा, हम इसे नाकामी नहीं कह सकते। मैंने बड़ी कामयाबी से मशीन को ऑपरेट किया था। 2 बार ऑपरेट करने के बाद यह तजुर्बा हुआ कि हथियार हो या मशीन, उन्हें चलाते चलाते ही चलाना आता है। सुपर मास्टर ने कहा, मैं शतरंज की चाल चलता हूँ। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा है कि हम सबको खतरा लाहिक है। इस एस मास्टर को हलाक करने में जितना वक्त लगा, उतनी देर में वो टेलीपैथी जानने वाले बहुत से राज मालूम कर चुकी हैं। शायद हमारे बारे में भी मालूम किया हो। जनरल डिकोरा ने कहा, कैसी बातें करते हो? एस मास्टर हमारा असल नाम और पता ठिकाना नहीं जानता था। कर्नल जिम ने कहा, ठीक है, वो नहीं जानता था, आज हम बच गए। आइंदा इस बात का ख्याल रखना होगा कि तजुर्बे के वक्त कोई ऐसा आदमी इस्तेमाल न करें जो अहम राजों से वाकिफ हो। हम ऐसी तदबीरें जरूर करेंगे, लेकिन हमें टेलीपैथी जानने वालों से खुद को महफूज रखना होगा। हम चारों बहुत अहम हैं। अगर वो ख्याल ख्वानी करने वाले हमारे दिमागों तक नहीं पहुंचेंगे तो वो कभी उस मशीन तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। सुपर मास्टर बोला। जनरल डिकोरा ने कहा, यह दुरुस्त है। ख्याल ख्वानी करने वालों से महफूज रहने का बस एक ही तरीका है कि हमें भी योगा में महारत हासिल हो। सुपर मास्टर ने अपने गिलास खाली करते हुए कहा, हम शराब पीने वालों के लिए योगा में महारत हासिल करना नामुमकिन है। अगर ये ट्रांसफार्मर मशीन ईजाद ना होती तो हमारी टेलीपैथी सीखने का चांस कभी ना बनता, क्योंकि नशा करने वाले शमा की लौ पर नजरें जमाकर वो ध्यान ज्ञान नहीं कर सकते जो इस इल्म का तकाजा है। ये ट्रांसफार्मर मशीन, इसके जरिए हम अपने दिमाग को बहुत हसास बना सकते हैं और ख्याल ख्वानी करने वालों को अपने दिमाग में महसूस करते ही जरा देर के लिए सांस रोककर उन्हें बाहर कर सकती हैं। बेशक हम शराब पीते हैं, लेकिन 20-25 सेकंड तक तो सांस रोक सकती हैं। एक ने सवाल किया, क्या वो ख्याल ख्वानी करने वाले 20-25 सेकंड बाद नहीं आएंगे? सुपर मास्टर ने कहा, इसका फायदा यह है कि हमारा दिमाग हसास होगा। दूसरा फायदा यह होगा कि हम पराई सोच की लहरों को महसूस कर सकेंगे। अगर कोई राज की बात कर रहे हैं तो वो बात उस वक्त नहीं करेंगे, आइंदा के लिए टाल देंगे। अगर वो 15-20 सेकंड बाद हमारे दिमाग में आएंगे तो हम सांस लेते ही फिर 10-15 सेकंड के लिए सांस रोक सकते हैं। इस तरह हम सांस रोकते रहेंगे, वो बाहर जाते रहेंगे। जनरल डिकोरा ने सीना तान कर कहा, इस उम्र में भी मेरी सांसें काबू में रहती हैं। मैं रोज सुबह 1 मील लंबी दौड़ लगाता हूँ, 1 मिनट तक सांस रोक लेता हूँ।
अगर इस मशीन के जरिए मेरा दिमाग हसास हो जाए तो कोई भी मेरे दिमाग में नहीं आ सकेगा। मेजर ब्राइट ने कहा, हमें पहली फुर्सत में ऐसा आदमी यहाँ लाना चाहिए जो सांस रोकने में माहिर हो। हम उसके एहसास की कुव्वत को मशीन के जरिए अपने दिमाग में मुंतकिल कर सकते हैं। सुपर मास्टर ने कहा, ऐसे आदमी को ढूंढने की जरूरत नहीं, बहराम गंगोली मौजूद है। सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि बहराम तहखाने में मौजूद है। अगर उसे दूसरे तीसरे दिन लाना पड़ेगा तो उसके लिए खसूसी इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। चूंकि आज मौजूद है लिहाजा आज उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। उस रात उन्होंने यही किया। फिर उस तहखाने के उस हिस्से में आए जहां मशीन रखी हुई थी और 2 बिस्तर बिछे हुए थे। वहां बहराम गंगोली को बुलाया गया। मेजर ब्राइट के पास खड़ा हो गया। बहराम गंगोली को एक बिस्तर पर लिटाया गया। दूसरे बिस्तर पर पहले सुपर मास्टर आकर लेट गया। मशीन ऑन कर दी गई। जब कंप्यूटर ने बताया कि अमल मुकम्मल हो गया तो उसे ऑफ कर दिया गया। उन्हें 1 घंटा सोने के लिए छोड़ दिया गया। जब वो बेदार हुए तो सुपर मास्टर बिस्तर से उठ गया और जनरल डिकोरा आकर लेट गया। फिर मशीन का अमल शुरू हुआ। इस अमल के शुरू में जो आमिल और मामूल होते हैं दोनों पर गफलत तारी हो जाती है। बहराम गंगोली पर हर घंटे 2 घंटे के बाद गफलत तारी हो रही थी। ऐसे में इंसान कमज़ोर हो जाता है, उसका दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। यह अंदेशा था कि उसके दिमाग की कमज़ोरी दूसरों में मुंतकिल हो जाएगी, लेकिन वो बेपनाह जिस्मानी कुव्वतों का मालिक था और हैरत अंगेज़ कुव्वतें बर्दाश्त रखता था, इसलिए उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। वह तीनों इस ऑपरेशन से गुजर गई। आखिर में मेजर ब्राइट ने कहा, अब तुम में से किसी एक को यह मशीन ऑपरेट करना चाहिए। मैं तरीका बता रहा हूं और यह बहुत आसान है। यहां मैंने एक कागज़ पर लिख दिया है। अगर आप कहीं भूलें तो इस कागज़ पर देख लें, भूली हुई बात याद आ जाएगी। उसने कर्नल जिम को मशीन ऑपरेट करना सिखाया। इसमें काफ़ी वक्त सरफ हुआ, लेकिन मेजर ब्राइट का भी काम हो गया। बहराम गंगोली के दिमाग में जो एहसास की कुव्वत थी वो उसमें भी मुंतकिल हो गई। बहराम ने कहा, मैं इस मशीन को देखता हूं तो सीने से एक सर्द आह निकलती है। मैं टेलीपैथी सीखने के लिए करसे से बेचैन हूं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा। अब ये मशीन हाथ आ गई है तो कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं मिल रहा है। सुपर मास्टर ने कहा, एक दिन हम उसे भी यहाँ ले आएंगे। 3 दिन के बाद सुपर मास्टर ने तीनों ब्लैक शिप को अपने यहाँ कॉकटेल पार्टी दी। उस पार्टी में सिर्फ वही 4 थे, कोई 5वां नहीं था। जब शराब का दौर शुरू हुआ तो कर्नल जिम ने कहा, मैं पिछली रात नींद में बुड़बुड़ा रहा था। मेरी वाइफ ने जब ये बात कही तो मुझे यकीन नहीं आया। वह जानती थी कि मुझे यकीन नहीं आएगा, लिहाजा उसने मेरी बुड़बुड़ाहट को रिकॉर्ड कर लिया था। मैंने उसे सुना तो हैरान रह गया। मैं बहराम गंगोली की तरह कोई मंत्र पढ़ रहा था। ये बात सुनकर तीनों परेशान हो गए। सुपर मास्टर, जनरल डिकोरा और मेजर ब्राइट अपने अपने घर तन्हा सोते थे। उनके साथ बीवी बच्चे नहीं थे, कहीं गए हुए थे, लिहाजा किसी ने उनकी बुड़बुड़ाहट नहीं सुनी होगी। लेकिन कर्नल जिम का बयान जाहिर कर रहा था कि उनके दिमागों में भी बहराम गंगोली के मंत्र समा गए हैं। मेजर ब्राइट ने कहा, मुझे कल से यूं लग रहा है जैसे मैं बहुत ताकतवर हो गया हूं। किसी भी चीज़ को पकड़कर तोड़ने मरोड़ने को जी चाहता है। हमने देखा है बहराम गंगोली कितना ताकतवर है। जब वो ज़मीन पर पाँव मारता है तो उसके पाँव धंस जाते हैं। मैंने भी आजमाने के लिए फर्श पर पाँव मारा तो फर्श का कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे पाँव की हड्डियाँ दुखने लगीं, लेकिन मेरे अंदर यह ख्वाहिश पैदा होती रहती है कि मैं अपनी कुव्वत का मुजाहरा करूँ। फिर मैंने अखरोट दांत में लेकर उसे तोड़ना चाहा। वो बड़ी मुश्किल से टूट तो गया, लेकिन अभी तक मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। सुपर मास्टर ने परेशान होकर कहा, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करता हूँ। मुझे बहराम गंगोली की तरह जल्दी गुस्सा आ जाता है। जनरल डिकोरा ने कहा, यह कोई तशवीशनाक बात नहीं है। अगर बेख्याली में हम मंत्र पढ़ लेते हैं, यह कुव्वत का मुजाहरा करने की ख्वाहिश पैदा होती है या हमें ख्वामखा गुस्सा आता है तो कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये बातें जाहिर कर रही हैं कि बहराम गंगोली के एहसास की कुव्वत भी हमारे दिमागों में आ गई है। चूंकि हमारे अंदर कोई पराई सोच की लहर नहीं आ रही है, इसलिए अभी हमें आजमाने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन सबूत मिल रहा है कि ट्रांसफार्मर मशीन का ऑपरेशन कामयाब रहा है। उन्होंने अपने अपने गिलास भरे, फिर चारों गिलासों को टकराते हुए कहा, यह जाम इस मुसरत के साथ कि हमें ख्याल ख्वानी करने वालों से किसी हद तक निजात मिल गई है। वो गिलास होंठों से लगाकर पीने लगे। सुपर मास्टर ने कहा, हमने पहली बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अभी बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक तशवीश की बात है। हमें उस पर गौर करना है और किसी अच्छे नतीजे तक पहुंचना है। कौन सी तशवीशनाक बात है? सुपर मास्टर ने कहा, हमारी बर्री बहरी और फिजाई अफवाज के बड़े बड़े अफसरान खुफिया तौर से राब्ता कायम कर रही हैं। मेरे पास आकर बड़े राजदानाना अंदाज में कहते हैं कि इस मशीन के जरिए उन्हें भी टेलीपैथी सिखा दी जाए। सेनेट का चेयरमैन भी यही कह रहा था। अब इस मुल्क के इतने बड़े बड़े जिम्मेदार आला अफसरान ऐसी बात कहेंगे और हम पर दबाव डालेंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्या यह मुनासिब है कि इन सबको टेलीपैथी सिखा दी जाए? कर्नल जिम ने कहा, कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारे हाथ आएगा और हम उसके जरिए इस इल्म को अपने दिमाग में मुंतकिल कराएंगे, तब दूसरों के बारे में सोचेंगे। जनरल डिकोरा ने कहा, कर्नल, हमें सुपर मास्टर की बातों पर गौर करना चाहिए। आज हमारे पास कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है, लेकिन कोई ना कोई हत्थे चढ़ेगा। हम जान पर खेलकर भी एक टेलीपैथी जानने वाला इस मशीन तक जरूर ले आएंगे। लेकिन सवाल पैदा होता है, क्या एक सिरे से आखिरी सिरे तक तमाम अफसरान को
हम टेलीपैथी सिखाते चले जाएंगे। क्या ये कोई खेल हो गया है? ये तो इतनी बड़ी ताकत है कि इसे कोई बांटना नहीं चाहता। हम चारों में इत्तेहाद है, हम फराख दिली से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। हम ये इल्म आपस में बांट लेंगे, लेकिन दूसरों को इजाज़त नहीं दे सकते। आप लोगों की क्या राय है? सुपर मास्टर ने कहा, मैंने ये बात इसीलिए छेड़ी है कि हम टेलीपैथी के इल्म को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखेंगे, किसी 5वें तक नहीं पहुंचने देंगे। इसका मतलब है हमें अपनी फ़ौज से, अपनी सैनेट से और अपनी असम्बली के ओहदेदारान से दावत मोल लेना होगी। ऐसा वक्त आने वाला है, मेजर ब्राइट ने कहा। ऐसा वक्त आने से पहले हम इस मशीन से पूरा फ़ायदा उठा लेना चाहिए। मेरे जहन में एक आइडिया है। सब उसे देखने लगे। उसने कहा, हम चारों में अलग अलग खूबियाँ हैं। सुपर मास्टर बेहतरीन चालें चलना जानता है। जनरल डिकोरा में अपनी सलाहियतों के अलावा एक और सलाहियत का इजाफा हो जाएगा। फिर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। बड़ी से बड़ी मशीनों को खोलकर जोड़ना और उनके फंक्शंस को समझा देना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मेरी ये सलाहियतें भी जनरल डिकोरा में मुंतकिल हो जाएंगी। जनरल डिकोरा खुश होकर उसकी बातें सुन रहा था। सुपर मास्टर ने कहा, मैं तुम्हारा आइडिया समझ गया हूँ। ठीक इसी तरह जनरल डिकोरा के पास जो देखने, सुनने, छूने और सूंघने की गैर मामूली सलाहियतें हैं, वो मेरे, तुम्हारे और कर्नल जिम के दिमाग में मुंतकिल कर दी जाएंगी। हिप हिप हुर्रे, फिर तो मज़ा आ जाएगा। हम सब एक दूसरे की सलाहियतें अपना लेंगे। जनरल डिकोरा ने कहा, हम 4 अलग अलग शख्स हैं। जब तमाम की सलाहियतें हर एक के दिमाग में मुंतकिल होंगी तो हम 4 in 1 कहलाएंगे। सब ने इस बात पर कहका लगाया। फिर गिलास भरे गई। मेजर ब्राइट ने अपनी जेब से एक कागज़ निकालकर सुपर मास्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने खसूसी इजाज़तनामे के लिए यह दरख्वास्त लिखी है। इसमें यह परेशानी जाहिर की गई है कि ट्रांसफार्मर मशीन में कभी कभी खराबी पैदा हो जाती है, लिहाजा उसे पूरी तरह कारआमद बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते तक तय खाने में जाना ज़रूरी है। सुपर मास्टर ने कहा, वेरी गुड। इसका मतलब है अगर हमें इजाज़त मिल गई तो हम रोज़ तय खाने में जाएंगे और रोज़ एक आदमी की सलाहियत दूसरे में मुंतकिल करते रहेंगे। इस तरह किसी को शुबा नहीं होगा। मेजर ब्राइट ने कहा, हमारी कामयाबी इस सूरत में है कि हमें कम से कम 1 हफ्ते तक रोज़ तय खाने में जाने की खुसूसी इजाज़त मिल जाए। इजाज़त कैसे नहीं मिलेगी? मैं सुपर मास्टर हूँ, सुपर मास्टर। इस बात पर सबने खुशी का नारा लगाया। फिर आपस में गिलास टकराए और पीने लगे। उसी वक्त ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल होने लगा। सुपर मास्टर ने उनसे कहा, सब खामोश रहें, मैं बात कर रहा हूँ। उसने छोटे से ट्रांसमीटर को उठाकर ऑन किया। पता चला दूसरी तरफ से बहराम गंगोली बोल रहा था। सुपर मास्टर ने नागवारी से मुंह बनाते हुए कहा, अभी तुम्हें मुखातिब करने की क्या ज़रूरत थी? जनाब, मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे दिमाग की सलाहियतें आप लोगों के दिमाग तक मुंतकिल हुई हैं या नहीं। उसने तंजिया अंदाज में कहा, हाँ, तुम्हारे सारे मंतर भी मुंतकिल हो गए हैं। जनाब, मैं असल बात पूछ रहा हूँ। मैं तनवीमी अमल का बहुत बड़ा माहिर हूँ। क्या इस अमल की सलाहियतें आपके दिमाग में मुंतकिल हुई हैं? वो सब चौंक गए। सुपर मास्टर ने कहा, हमने तो इधर ध्यान ही नहीं दिया था। हमें कैसे मालूम होगा कि हम तनवीमी अमल कर सकते हैं या नहीं? आप इसके तरीक़ेकार को अच्छी तरह समझ लें, इसके बाद किसी पर अमल करके देखें। उन्होंने बहराम गंगोली को दूसरे दिन एक खुफिया अड्डे में बुलाया। उसने बड़ी तफसील से उन्हें एक एक बात समझाई। फिर खुफिया अड्डे के बाहर गया और 2 अशखास को अपने बाजू में दबोच कर ले आया। उन्हें रिवॉल्वर दिखाकर बिस्तर पर लेटने के लिए कहा गया। जनरल डिकोरा ने उसके पास आकर कहा, हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, तुम्हें कुछ इनाम देकर ही यहाँ से रुखसत करेंगे, लेकिन जो कहते हैं उस पर खामोशी से अमल करो। अपने जिस्म को ढीला छोड़ दो, दिमाग पर किसी किस्म का बोझ न डालो, वरना कनपट्टी से लगे हुए रिवॉल्वर से गोली चल जाएगी। वह बेचारा अपने जिस्म को ढीला छोड़कर चारों शाने चित लेटा रहा। जनरल डिकोरा तनवीमी अमल के असूलों के मुताबिक उस पर अमल करने लगा। थोड़ी देर बाद ही वो शख्स ट्रांस में आ गया, उसका मामूल बन गया। जनरल डिकोरा ने उससे कहा, मैं तुम्हारा आमिल हूँ और तुम मेरे मामूल हो। उस शख्स ने कहा, आप मेरे आमिल हैं, मैं आपका मामूल हूँ। जो हुक्म दूंगा उस पर अमल करोगे, आप जो हुक्म देंगे उस पर अमल करूंगा। तुम 1 घंटे के लिए तनवीमी नींद सोते रहोगे, बेदार होने के बाद बाहर जाओगे और फिर किसी तेज़ रफ्तार भारी भरकम गाड़ी के सामने आकर खुदकुशी कर लोगे। उस शख्स ने यही बात दोहराई। फिर उसे तनवीमी नींद सुला दिया गया। दूसरे कमरे में दूसरा शख्स लेटा हुआ था। सुपर मास्टर ने उस पर तनवीमी अमल करना चाहा मगर नाकाम रहा। बहराम गंगोली ने कहा, मुझे पहले ही शुबा था कि आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इस अमल के लिए आवाज़ में रोब और दबदबा लाजमी है। जनरल डिकोरा साहब, कर्नल जिम साहब और मेजर ब्राइट साहब फौज से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी आवाज़ में रोब और दबदबा है, इसलिए ये तीनों कामयाब रहेंगे। आपके दिमाग में तनवीमी अमल करने की सलाहियतें होने के बावजूद आप नहीं कर सकेंगे। मैं इसीलिए 2 आदमी पकड़ लाया था, वरना आजमाइश के लिए एक ही काफ़ी है। जब आप में से कोई एक तनवीमी अमल कर सकता है तो सब कर सकते हैं। 1 घंटे बाद वो शख्स तनवीमी नींद से बेदार हुआ, फिर वहां से उठकर जाने लगा। उन्होंने उसे नहीं रोका। वो सब उस खुफिया अड्डे की ऊपरी मंजिल पर आ गए और वहां से ऊपर जाते हुए देखने लगे।
जरा फासले पर ही एक शाहराह थी जिस पर गाड़ियां दौड़ रही थीं। एक हैवी ट्रक दूर से चला रहा था। वो शख्स सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। वो नहीं जानता था कि उस पर क्या अमल किया गया है, उसे क्या करना है, लेकिन जैसे ही ट्रक करीब आया उसने एक मामूल की हैसियत से छलांग लगाई और उसके सामने आकर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। ये देखते ही वो चारों खुश होकर एक दूसरे से मुसाफिया करने लगे। उन्हें फिर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। इसके बाद उनके हौसले बढ़ गए। सुपर मास्टर ने यह इजाज़त हासिल कर ली कि ट्रांसफार्मर मशीन के सिलसिले में वो 1 हफ्ते तक तहखाने में जा सकते हैं। पहले दिन तहखाने में यह बहस चल पड़ी कि पहले किसकी सलाहियतें किसके दिमाग में मुंतकिल की जाएंगी। हर एक चाहता था कि सुपर मास्टर की शतरंजी चालों को पहले उसके दिमाग में मुंतकिल किया जाए। सुपर मास्टर ने कहा, क्या मेरी चालें सीख कर मुझ पर आजमाना चाहते हो? ये बेएतमादी की बातें क्यों हो रही हैं? जनरल डिकोरा ने कहा, बात बेएतमादी की नहीं है, हमें आइंदा के लिए एक तरीक़ाकार इख्तियार करना है ताकि अगर कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारे हाथ आए तो उस वक्त हमारे दरमियान ऐसा कोई झगड़ा ना हो कि पहले किसके दिमाग में टेलीपैथी मुंतकिल की जाए। लिहाजा आज ये फैसला हो जाए कि हमेशा कुरानंदाजी की जाएगी। जिसका नाम पहले आएगा पहले उसके दिमाग में किसी की भी सलाहियत मुंतकिल की जाएगी। इसी तरह जब टेलीपैथी जानने वाला आएगा तो उस वक्त भी कुरानंदाजी होगी और उस शख्स के दिमाग से पहले टेलीपैथी मुंतकिल की जाएगी जिसके नाम कुरा निकलेगा। ये तरीक़ेकार तय होने के बाद कुरानंदाजी की गई। सबसे पहले सुपर मास्टर का नाम आमिल की हैसियत से और जनरल डिकोरा का नाम मामूल की हैसियत से आया। इसका मतलब यह था कि सुपर मास्टर की दिमागी सलाहियतें जनरल डिकोरा के दिमाग में मुंतकिल की जाएंगी। लिहाजा इसके मुताबिक उन दोनों को बिस्तर पर लेटना पड़ा और मशीन ऑपरेट करने वाला वही मेजर ब्राइट था। जब यह अमल पूरा हो गया और कंप्यूटर की हदायत के मुताबिक उन्होंने 1 घंटे की नींद पूरी कर ली तो इस कुरानंदाजी के मुताबिक दूसरे दिन जनरल डिकोरा की सलाहियतों को सुपर मास्टर के दिमाग में मुंतकिल किया जाना था। लेकिन यह आने वाले कल की बात थी। उन्होंने तय किया था कि रोज़ाना 2 बार मशीन ऑपरेट की जाएगी। लिहाजा दोबारा फिर कुरानंदाजी हुई। इस बार कर्नल जिम का नाम आमिल की हैसियत से और मेजर ब्राइट का नाम मामूल की हैसियत से निकला। इस हिसाब से मशीन को सुपर मास्टर ने ऑपरेट किया। उनके पास मेजर ब्राइट का लिखा हुआ तरीक़ाकार मौजूद था, लिहाजा उन्हें कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी। मुख्तसर ये कि रोज़ 2 बार मशीन ऑपरेट करते थे और एक दूसरे की सलाहियतें आमिल और मामूल बनकर मुंतकिल करते जाते थे। ये काम दिन को हो रहा था और उनकी शामें एक दूसरे के यहाँ गुजर रही थीं। वहाँ वो एक दूसरे के सामने ट्रांसफार्मर मशीन की कारकर्दगी का मुजाहरा करते थे। मसलन सुपर मास्टर वहाँ बैठे बैठे सूंघकर बताता था, बाहर जाओ, इस बंगले के पीछे बहुत दूर एक कुत्ता नजर आएगा। बंगले के सामने कुछ फासले पर एक ऐसे शख्स की बू आ रही है जिसने कई दिन से गुस्ल नहीं किया है। उसकी बातें सुनकर दूसरे साथी बंगले के आगे और पीछे गए। इस बात की तस्दीक होगी कि बहुत दूर एक कुत्ता सड़क के किनारे बैठा हुआ था और बंगले के सामने से एक ऐसा शख्स गुजर रहा था जो मैले चीकट कपड़े पहने हुए था और दूर ही से पता चलता था कि उसने कई दिन से गुस्ल नहीं किया होगा। उन्होंने ट्रांसफार्मर मशीन को ज़ुबानी ऑपरेट करना नहीं सीखा था, तहरीर देख देख कर उसे ऑपरेट करते थे। लेकिन जब से मेजर ब्राइट आमिल बना था और उनके दिमाग में उसकी सलाहियतें मुंतकिल हुई थी, उन्हें मशीन ऑपरेट करना आ गया था। वो एक दूसरे के सामने बैठकर ज़ुबानी बताते थे कि मशीन को शुरू से आखिर तक किस तरह ऑपरेट किया जाता है। कभी कभी वो भूल भी जाते थे। मेजर ब्राइट उन्हें लुकमा देता तो याद आ जाता। इस बात पर उन्होंने तवज्जो नहीं दी कि मशीन के सिलसिले में वो क्यों अटक जाती हैं या कभी कोई चीज़ भूल जाती हैं। सुपर मास्टर ने सरसरी तौर पर यह शिकायत की। मेजर ब्राइट ने कहा, मशीन आखिर मशीन होती है, कंप्यूटर से गलती हो जाती है तो ट्रांसफार्मर मशीन से भी कोई भूल चूक हो जाती होगी। उसने तीनों को मुतमईन कर दिया था। इस किस्से का दिलचस्प पहलू यह था कि उन चारों में मेजर ब्राइट को सबसे ज़्यादा अहमियत थी। ओहदे के लिहाज से सुपर मास्टर सबसे बरतर था, लेकिन सलाहियतों के एतबार से सब एक दूसरे के बराबर हो गए थे। लेकिन किस्सा कुछ और था। मेजर ब्राइट मैकेनिकल इंजीनियर था, मशीन के एक एक कल पुर्जे से वाकिफ था और कैसी ही पेचीदा मशीन हो उसे ऑपरेट कर लेता था। वो दरपर्दा अपने तीनों साथियों को धोखा दे रहा था। मैं ये बात ज़रा वजाहत से समझा दूं। ट्रांसफार्मर मशीन में यूं तो कई बटन और कल पुर्जे थे जिनकी कारकर्दगी का ख्याल रखना पड़ता था, लेकिन 2 सबसे अहम थे। एक बटन पॉजिटिव था यानी मस्बत और दूसरा नेगेटिव यानी मनफी। अगर एक बिस्तर पर आमिल लेटा और दूसरे पर मामूल और सिर्फ पॉजिटिव यानी मस्बत बटन दबाया जाए तो आमिल के जितने मस्बत ख्यालात और मस्बत सलाहियतें वो सब मामूल में मुंतकिल हो जाती हैं। मेजर ब्राइट ने जो तरीक़ाकार कागज़ पर लिख कर दिया था उसमें अच्छी तरह समझा दिया था कि नेगेटिव यानी मनफी बटन को हरगिज़ ना दबाया जाए, सिर्फ पॉजिटिव बटन को दबाया जाए। जबकि सुपर मास्टर इस मशीन को ऑपरेट करने आता तो तहरीर के मुताबिक सिर्फ पॉजिटिव बटन दबाता और यह ऐसे वक्त होता था जब मेजर ब्राइट एक मामूल बनकर बिस्तर पर लेटा होता था और जब दूसरे आमिल और मामूल बनकर बिस्तर पर लेटे होते और मशीन को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी मेजर ब्राइट पर होती तो वो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव बटन भी दबा देता था।
जिसका नतीजा ये होता था कि आमिल की मस्बत सलाहियतों के साथ मनफी सलाहियतें भी दूसरे में मुंतकिल हो जाती थीं। बहराम गंगोली की मस्बत सलाहियतें यानी एहसास की कुव्वत और तनवीमी अमल के अलावा मनफी सलाहियतें मंतर जंतर और गुस्सा, ख्वामखा ताकत का मुजाहरा, चिड़चिड़ापन में उनके दिमागों में मुंतकिल हो गया था। अगरचे मेजर ब्राइट ने भी इन मनफी सलाहियतों का इतराफ़ किया था, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। जब बहराम गंगोली की सलाहियतें मेजर ब्राइट के दिमाग में मुंतकिल करने की बात आई तो सुपर मास्टर ने उसी तरह मशीन ऑपरेट की जिस तरह उसने तरीक़ाकार लिख दिया था, यानी सिर्फ मस्बत बटन दबाया गया। मेजर ब्राइट के दिमाग में बहराम गंगोली की सिर्फ मस्बत सलाहियतें मुंतकिल हुई थीं। इस मशीन में एक और बटन ऐसा था जिसके मुतालिक वो तीनों नहीं जानते थे। वो बटन मुद्दत का तयन करता था कि जो सलाहियतें दूसरे में मुंतकिल की जा रही हैं उनकी मुद्दत क्या होगी, आर्जी या दायमी। जब मेजर ब्राइट को आमिल बनकर बिस्तर पर लेटना पड़ा और उसकी सलाहियतें दूसरों में मुंतकिल होने लगीं तो उसने आर्जी वाले बटन को दबा दिया था, यानी उसकी जो भी सलाहियतें दूसरों में मुंतकिल हो रही थी वो पायदार नहीं थीं, 2-4 रोज़ या 2-4 हफ्तों में ख़त्म हो जाने वाली थीं। यही वजह थी कि जब वो तीनों मेजर ब्राइट के दिमाग से हासिल होने वाली सलाहियतों का मुजाहरा करते तो कभी कभी अटकने लगते, भूल भी जाते थे। मेजर ब्राइट उन्हें याद दिलाता था और बातें मनाता था कि कभी कभी मशीन में कोई गड़बड़ हो जाती है। जब से मेजर ब्राइट के दिमाग में सुपर मास्टर की शतरंजी चालें मुंतकिल हुई थीं तब से उसके दिमाग में ये आइडिया आया था कि वो ट्रांसफार्मर मशीन को अच्छी तरह समझ गया है। अगर चुपचाप अपने कमरे में बैठकर इस मशीन का डिज़ाइन बना रखे और इसकी एक एक तफसील नोट करके रखे तो वो ऐसी ही दूसरी मशीन तैयार कर सकता है। ये ख्याल आते उसने इस पर अमल करना शुरू कर दिया था। सुपर मास्टर की चालें दूसरों के दिमागों में भी मुंतकिल हुई थीं। ये बात जनरल डिकोरा भी सोच रहा था। अगर वो ट्रांसफार्मर मशीन को एक बार खोलकर जोड़े तो उसी भी मशीन को खोलना, जोड़ना, उसके एक एक पुर्जे को नोट करना, उसको डिज़ाइन करना आ जाएगा और इस तरह वो एक दूसरी मशीन तैयार कर सकता है। मुश्किल ये थी कि वो मशीन को खोलता फिर जोड़ता तो दूसरे शुबा करते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके इरादे क्या हैं। वो किसी को शुबे में मुब्तला करना नहीं चाहता था। उसका सीधा सा रास्ता ये था कि वो मैकेनिकल इंजीनियर मेजर ब्राइट को अपना राजदार बना ले। उसने इस मकसद के लिए मेजर से खुफिया मुलाकात की। उसे समझाया अगर कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारे हाथ लग जाए और हम इस तहखाने तक ना पहुंच सकें तो मशीन से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। फिर वो टेलीपैथी जानने वाला भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, लिहाजा हमारे पास एक एक्स्ट्रा मशीन होना चाहिए। मेजर ब्राइट ने कहा, यह बात सुपर मास्टर और कर्नल जिम भी कहते हैं। नहीं, ये मेरा आइडिया है। अगर हम ज़रा चालाकी से काम लें तो मशीन सिर्फ मेरे और तुम्हारे पास रह सकती है और जो असल मशीन है उसे हम बिगाड़ देंगे, कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। मेजर ब्राइट ने तायद में सर हिलाकर कहा, मेरे दिमाग में भी यही आइडिया पक रहा था, लेकिन मेरे ज़राए इतने वसी नहीं हैं। मैं मशीन के अखराजात पूरे नहीं कर सकता और ना ही उसका ज़रूरी सामान हासिल कर सकता हूँ। जनरल डिकोरा ने कहा, इसकी फ़िक्र न करो, तुम्हें हर चीज़ मुहैया कर दी जाएगी। मेरी एक शर्त है, तुम 1000 शर्तें पेश करो, मैं तस्लीम कर लूँगा। मशीन एक नहीं 2 तैयार होंगी और तुम 2 मशीनों के अखराजात बर्दाश्त करोगे। हमारे पास एक एक मशीन होगी तो हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। तुम दुरुस्त कहते हो, जब हमारे पास एक एक मशीन होगी तो हम एक दूसरे से दुश्मनी नहीं करेंगे। उनके दरमियान ये बात तय पा गई। कर्नल जिम के दिमाग में भी ये बात पक रही थी। आखिर उसके दिमाग में भी तो सुपर मास्टर की चालें मुंतकिल हुई थीं। उसने भी उसी तरह मेजर ब्राइट से खुफिया मुलाकात की और खुफिया मुआहिदा किया। मेजर ब्राइट ने कहा, मैं एक नहीं 2 मशीनें तैयार करूंगा ताकि हम एक दूसरे से मशीन के लिए झगड़ा न करें। वो भी इस बात पर आमादा हो गया। उन्होंने ये चालबाजियां सुपर मास्टर के दिमाग से हासिल की थीं, फिर सुपर मास्टर कैसे पीछे रह जाता। उसने भी मेजर ब्राइट से खुफिया मुलाकात की। उससे कहा, तुम जानते हो मैं कितने वसी ज़राए का मालिक हूँ। इस मशीन को तैयार करने के लिए तुम्हें ऐसी सहूलतें फराहम करूंगा जो दूसरा नहीं कर सकता। मेजर ब्राइट ने कहा, मैं किसी दूसरे के साथ ये मशीन तैयार करने की हमाकत नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक नहीं 1000 शर्तें पेश करो, मैं तस्लीम करूंगा। एक नहीं 2 मशीनें तैयार होंगी, एक तुम्हारे पास रहेगी और एक मेरे पास, ताकि हम मशीन के मामले में एक दूसरे को धोखा न दे सकें। सुपर मास्टर ने भी इस शर्त को मंजूर कर लिया। वो तीनों अपनी अपनी दानिश्त में बड़ी चालें चल रहे थे, मगर असल चालबाज मेजर ब्राइट था। जब से सुपर मास्टर की चालबाजी उसके दिमाग में मुंतकिल हुई थी, वह कुछ ज़्यादा ही शातिर और मक्कार हो गया था। हर एक को उसकी जगह मुतमईन करता जा रहा था। वो रात को घर आने के बाद 4 डिज़ाइन बनाता। एक डिज़ाइन असली होता और बाकी 3 नकली होते। वो इस बात का पूरा ख्याल रखता था कि नकली डिज़ाइन पर किसी को शुबा न होने पाए और असली किसी के हाथ न लगे। उसे एक असली डिज़ाइन तैयार करने में 10 दिन लग गए, क्योंकि उसके साथ साथ नकली डिज़ाइन भी तैयार करने पड़ते थे और नकली डिज़ाइन पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी। आखिरकार वो 4 डिज़ाइन तैयार हो गए। उसने असल को छुपा लिया और बाकी 3 को तीनों में अलग अलग खुफिया मुलाकात के दौरान तकसीम कर दिया। हर डिज़ाइन के साथ एक फहरिस्त थी जिसमें अखराजात का तखमीना दिया गया था और जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उनकी तफसील दी गई थी।
वो तीनों अपने अपने ज़राए इस्तेमाल करके वो चीज़ें हासिल करते थे। इसमें एक दिलचस्प बात यह थी कि उन तीनों के डिज़ाइन नकली थे, मगर जिन चीज़ों की फहरिस्त बनाई गई थी वो असली थी। उसने सोच लिया था मशीन तैयार करते वक्त अंदर से असली पुर्जे गायब कर देगा और नकली पुर्जे लगा देगा। उसे इस सिलसिले में बड़ी मेहनत करना पड़ती थी। तीनों को अलग अलग मुतमईन करना पड़ता था, अलग अलग खुफिया मुलाकातें होती थीं। फिर उनके लिए 3 अलग खुफिया अड्डे कायम किए थे, जहां उनके हिस्से की मशीनें तैयार हो रही थीं और असली मशीन वो अपने घर में तैयार कर रहा था। तकरीबन 1 माह बाद जनरल डिकोरा ने देखा खुफिया अड्डे में 2 मशीनें तैयार हो गई थीं, एक उसके अपने लिए, दूसरी मेजर ब्राइट के लिए। उसने कहा, हमें इस मशीन को आजमाना चाहिए, किसी के दिमाग की सलाहियत किसी दूसरे में मुंतकिल करना चाहिए। मेजर ब्राइट ने कहा, फिलहाल तुम अपनी मशीन कहीं ले जाकर छुपा दो, मैं अपनी मशीन ले जा रहा हूँ। मौका मिलते ही हम किसी को पकड़ लाएंगे, फिर उसके जरिए मशीन को आजमाएंगे। जनरल डिकोरा मुतमईन होकर अपनी मशीन ले गया। उसके साथ दिन और वक्त मुकर्रर हो गया था कि किस वक्त इस मशीन को आजमाया जाएगा। उसने सुपर मास्टर और कर्नल जिम के साथ भी यही तरीका इख्तियार किया। उन्हें एक एक मशीन दे दी और उनके सामने एक एक नकली मशीन ले ली और अलग अलग दिन और वक्त मुकर्रर कर लिया कि किस दिन वो अपने यहाँ इस मशीन की कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। वो बड़ी शातिराना चालें चल रहा था। उसके घर में असल मशीन रखी हुई थी। जब जनरल डिकोरा उसके यहाँ मशीन को आजमाने के लिए आया तो उसने असली मशीन के जरिए उसकी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 2 आमिल और मामूल को रखा गया। इस मशीन ने बड़ी कामयाबी से अपने नताइज पेश किए। जनरल डिकोरा मुतमईन होकर चला गया। सुपर मास्टर और कर्नल जिम के साथ भी मुख्तलिफ दिन और वक्त मुकर्रर किया था। उसने उन्हें भी मुतमईन कर दिया। वो तीनों अपनी अपनी जगह खुशफहमी में मुबतला थे कि वो ट्रांसफार्मर मशीन उनके और मेजर ब्राइट के पास है। बाकी 2 साथी से महरूम हैं। अब नई चाल चलने का वक्त आया। सुपर मास्टर ने फिर उससे खुफिया मुलाकात की और कहा, हम एक मीटिंग में जनरल डिकोरा और कर्नल जिम को बुलाएंगे। फिर यह तय करेंगे कि जब तक कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारे हाथ नहीं आता, इस मशीन को काबिल अमल नहीं रहना चाहिए। इसके अंदर से कुछ ऐसे पुर्जे निकाल दिए जाएं जिनके बाद कोई इसे इस्तेमाल न कर सके। सिर्फ हम 4 आदमी ही उसे हैंडल कर सकें। जब जनरल डिकोरा और कर्नल जिम इस बात पर राजी हो जाएंगे तो यह तय पाएगा कि इस मशीन से जितने पुर्जे निकाले जाएंगे वो हम चारों में बराबर तकसीम कर दिए जाएंगे, ताकि एक साथी के बगैर बाकी 3 साथी इस मशीन को काबिल इस्तेमाल ना बना सकें। यह फैसला सभी मान लेते क्योंकि सभी को यह खुशफहमी थी कि उनके अपने अपने घर में एक मशीन रखी हुई है। अगर तय खाने की मशीन के पुर्जे निकलते हैं तो निकलते रहें। फिर उनमें से कुछ पुर्जे उनके हाथ भी आ जाते। फिक्र की बात नहीं थी, शुबे की गुंजाइश नहीं थी। वह तीनों इस बात पर आमादा हो गए। इसके बाद उन्होंने फिर खसूसी इजाजतनामा हासिल किया। उस तय खाने में गए, मशीन को खोला गया, उसके कुछ पुर्जे निकाले गए और चारों में बराबर तकसीम कर दिए गए। फिर इस मशीन में नकली पुर्जे लगा दिए गए जो किसी काम नहीं आ सकते थे। मेजर ब्राइट की चालबाजी काबिल-ए-दाद थी। उसके मुकाबले में वो तीनों भी कुछ कम चालबाज नहीं थे, लेकिन उसने इतनी उम्दा प्लानिंग की थी कि किसी को उस पर शुबा नहीं हो सकता था। तीनों को एक एक नकली मशीन देकर मुतमईन कर दिया गया था और उधर असली मशीन को नाकारा बनाने के लिए उसके पुर्जे निकालकर चारों में तकसीम कर दिए थे। अपने हिस्से में जो पुर्जे रखे थे वो सबसे ज़्यादा अहम थे। उसके बगैर ट्रांसफार्मर मशीन किसी काम की न रहती। इन पुर्जों की अदम मौजूदगी में कोई मैकेनिक ना इन्हें समझ सकता था, ना उसका डिज़ाइन तैयार कर सकता था और ना ही किसी फैक्ट्री में तैयार करा सकता था। मशीन का मरहला तय हो गया। अब एक टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत थी। उनकी फहरिस्त में फरहाद अली तैमूर, रसवंती शीबा, जोजो मोरीना और आर्मर थे। उन्होंने मेरा नाम काट दिया। वह मेरे मुतल्लिक यकीन से नहीं कह सकते थे कि जो मेरा असली चेहरा है वो असली है भी या नहीं। इतनी बार मेरी डम्मी से धोखा खा चुके थे कि अब ऐसी हमाकत करना नहीं चाहते थे, लिहाजा मेरा नाम ही काट दिया। मेरे बाद जोजो का नाम कटा हुआ था। उन्हें बताया गया था कि उसके दिमाग से टेलीपैथी की सलाहियतें हमेशा के लिए मिटा दी गई हैं, लिहाजा उन्होंने जोजो को भी फहरिस्ते से निकाल दिया। मास्क मैन के मुल्क में सुपर मास्टर के जो सीक्रेट एजेंट थे उन्हें खास तौर पर हदायत की थी कि वो आर्मर का पता लगाएं, उसे कहाँ छुपा कर रखा गया है। सुराग मिलते उसे वहां से अगवा करके सुपर मास्टर के पास पहुंचा दिया जाए। उनकी फहरिस्त में 3 औरतें रह गई थीं, रसवंती, शीबा और मरीना। अगर उनमें से कोई उनके हाथ लग जाती तो वह फ़ायदा उठा सकते थे, टेलीपैथी की सलाहियतें अपने दिमाग में मुंतकिल कर सकते थे। इस बात का अंदेशा नहीं था कि हम उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की धमकी देंगे। जब उनका ताल्लुक किसी मुल्क से, किसी तंजीम से ना होता तो उन्हें किसी नुकसान की परवाह न होती। वो तो ज़ाती तौर पर ख्याल ख्वानी की सलाहियतें हासिल करना चाहते थे। बहराम गंगोली के जरिए उनके दिमाग बहुत ज़्यादा हसास हो गए थे। वो हमारी सोच की लहरों को बाहर निकाल देते। उन्हें हर तरह से इत्मीनान हासिल हो गया था। वो चारों अपने अपने हिस्से की मशीन हासिल करने तक अपनी हिफाजत के लिए भी राजदारी से इंतजाम कर रहे थे। सुपर मास्टर जानता था जब तक वो इस ओहदे पर है, दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसके आलाकार मौजूद रहेंगे। ओहदा हाथ से निकलने के बाद वो किसी पर हुक्म नहीं चला सकेगा, उन्हें अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, लिहाजा चुपचाप अपनी एक अलग तंजीम कायम कर रहा था। इसी तरह जनरल डिकोरा और कर्नल जिम भी यही कर रहे थे। मेजर ब्राइट ने कहा, दोस्तों, हमने एक दूसरे के तामुन से दुनिया की अजीबोगरीब मशीन हासिल कर ली है।
अब हमें एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह हुकूमत हमें किसी दिन भी हमारे ओहदों से बरतरफ कर सकती है। तहखाने में पड़ी हुई नाकारा मशीन का पोल किसी दिन भी खुल सकता है। मैं उससे पहले यहाँ से चला जाना चाहता हूँ और इस सिलसिले में अपना इस्तीफा पेश कर चुका हूँ। सुपर मास्टर जनरल डेकोरा और कर्नल जिम ने कहा, मेजर, हम खुद कहने वाले थे कि तुम्हें इस्तीफा पेश करके इस मुल्क से चले जाना चाहिए। जब मशीन के नाकारा होने का राज खुलेगा तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये मेजर ब्राइट की जिम्मेदारी थी। हमें क्या मालूम कि मेजर ब्राइट ने इस मशीन के साथ क्या सलूक किया है। मेजर ब्राइट ने हंसते हुए कहा, सारे इल्ज़ाम मेरे सर थोपना चाहते हो, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं यारों का यार हूँ। तुम लोगों की खातिर ये इल्ज़ाम अपने सर ले लूँगा। उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। उसने मशीन को खोलकर उसके मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ सूटकेसों में और अटैची में रख दिए थे। घर में जो ज़रूरी सामान था वो भी अपने साथ ले लिया। बाकी ये कहकर छोड़ दिया कि पहले मशीन को कहीं छुपा कर आएगा, फिर घर का सामान ले जाएगा। इसके बाद वो अपनी वैगन कार में बैठकर रुखसत हो गया। वह सब जानते थे उनके हाथों में एक गैर मामूली मशीन है। टेलीपैथी की सलाहियतें हासिल करने के बाद वो और गैर मामूली बन जाएंगे। ऐसे में सारी दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी। लिहाजा पहले से ही अपनी हिफाजत के इंतजामात हो रहे थे। मेजर ब्राइट दर पर्दा इंतजामात करता रहा था। मशीन को खोलने के बाद उसके कई हिस्से हो गए। वह सब सूटकेसों और अटैचियों में रखे हुए थे। इतना सामान लेकर इस मुल्क की सरहद से निकलना बच्चों का खेल नहीं। वो किसी ब्लैक पोर्ट से निकलकर ही दूसरे मुल्क जा सकता था, लेकिन इसमें भी खतरा था। किसी भी ब्लैक पोर्ट पर खतरनाक मुजरिमों से टकराव हो सकता था और मशीन हाथ से निकल सकती थी। लिहाजा उसने सबसे पहले मशीन को छुपा कर रखने का इंतजाम किया। वो ऐसी महलनुमा कोठी खरीदना चाहता था जिसमें तहखाना जरूर हो, लेकिन ऐसी कोठी नहीं मिल रही थी। उसने फिलहाल एक ऐसा मकान खरीदा था जिसके पीछे एक खास फैमिली का कब्रिस्तान था। उस मकान में रहने वाले मरने के बाद वहीं दफन किए जाते थे। वहाँ एक बुढ़िया और बूढ़ा रह गया था। दोनों मियाँ बीवी मकान को बेचकर मैक्सिको जा रहे थे। मेजर ब्राइट ने इस मकान को जस्ट वार्नर के फर्जी नाम से खरीद लिया। खरीदने के लिए अपने एक दस्ते रास्त को सामने रखा। उसने जस्ट वार्नर बनकर कागजात पर दस्तखत किए। इस तरह मेजर ब्राइट इस मकान को और पीछे वाले कब्रिस्तान की ज़मीन का मालिक बन गया। उसने मकान खरीदने के अलावा और दो अहम काम किए थे। एक तो प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर से चेहरे की सर्जरी के सिलसिले में वक्त मुकर्रर कर रखा था। दूसरे एक नई वैगन कार खरीदकर किराए के गैराज में रख दी थी। वो अपने तीनों साथियों से रुखसत होकर वैगन कार में गया था। 10 मील जाने के बाद उस गैरेज तक पहुंचा। वहां अपनी वैगन कार खड़ी की। उसका सामान नई वैगन कार में मुंतकिल किया। उसके बाद पुरानी वैगन में बैठकर 25 मील दूर एक छोटे से टाउन में पहुंचा। गाड़ी को एक जगह छोड़ दिया। वहां से एक टैक्सी में बैठकर वापस फिर अपने गैरेज की तरफ आया। टैक्सी वाले को किराया देकर रुखसत किया। फिर नई वैगन कार में बैठकर अपने नए मकान में आया। वहां उसने तमाम मशीन के हिस्से और अपनी ज़रूरत का सामान कमरों में रखा, ताला लगाया। वहां से पैदल चलता हुआ कुछ दूर गया। फिर वहां से एक टैक्सी में बैठकर प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर जेम्स होल्डन के पास पहुंच गया। डॉक्टर जेम्स होल्डन उसका बचपन का साथी था। दोनों एक दूसरे की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थे। जेम्स होल्डन मुजरिमाना जिंदगी गुजार रहा था। मुजरिमों के चेहरे प्लास्टिक सर्जरी के जरिए तब्दील करता, उनसे भारी मुआवजा वसूल करता। सर्जरी से पहले यह तय हो जाता था कि चेहरा किस किस्म का होगा या किससे मुशाबत रखता होगा। पहले उस चेहरे का एक खाका बना लिया जाता, उसके बाद सर्जरी होती। सर्जरी के बाद जो चेहरा तब्दील होता था उसकी तस्वीर उतारने के लिए डॉक्टर जेम्स होल्डन ने खुफिया इंतजाम कर रखे थे। उन मुजरिमों को पता नहीं चलता था। चेहरा तब्दील होने के 10 मिनट बाद ही उन मुजरिमों को उनके नए चेहरों की तस्वीरें मिल जाती थीं और जेम्स होल्डन वार्निंग देता था, अगर अपने नए चेहरे को राज में रखने के लिए मुझ जैसे राजदार को ख़त्म करने की कोशिश करोगे तो ये तस्वीरें कानून के मुहाफिजों तक पहुंच जाएंगी। मैं पहले ही ऐसे इंतजामात कर लेता हूं कि मेरे मरने के बाद इस लॉकर को खोला जाएगा जो मेरे नाम से है। मुख्तसर ये कि वो मुजरिमों को ब्लैकमेल नहीं करता था, सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए ऐसा कहता था। मेजर ब्राइट ने कहा, मैं तुम्हारे हथकंडों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं तुम्हें नए चेहरे की तस्वीर उतारने नहीं दूंगा। अपने चेहरे का खाका खुद बनाऊंगा और प्लास्टिक सर्जरी करते वक्त तुम्हारे सामने पेश करूंगा और वो जो खुफिया कैमरे वहां से हटा दिए जाएंगे। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये ना समझना कि मुफ्त काम कराऊंगा। तुम मुआवजा लेना चाहोगे तो मुआवजा दूंगा, या मेरे साथ हमेशा वफादार दोस्त बनकर रहोगे तो तुम्हें एक गैर मामूली चीज़ दूंगा। वो क्या? मेरे पास ट्रांसफार्मर मशीन है। हम दोनों उसके जरिए टेलीपैथी का इल्म हासिल कर सकती हैं। डॉक्टर जेम्स होल्डन तैयार हो गया। उसने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था। उसने कस्में कही थी कि वो हमेशा वफादार साथी बनकर रहेगा और दोनों एक ऐसी खुफिया तंजीम बनाएंगे, ऐसे जानिसार मुहाफिज रखेंगे कि उन पर कभी आंच नहीं आएगी। बहरहाल मेजर ब्राइट ने पहले ही से मामला तय कर लिए थे, लिहाजा प्लास्टिक सर्जरी हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने हाथों की 10 उंगलियों की भी सर्जरी करा ली ताकि वो पहली उंगलियों के निशानात के जरिए कभी पकड़ा ना जाए। उसके सर के बाल सुर्खी माल सुनहरे थे। उसने बालों को स्याह कर लिया। वो इस तब्दीली के सिलसिले में डॉक्टर जेम्स होल्डन के यहाँ एक दिन और एक रात रहा। दूसरे दिन वो दोनों उस नए मकान में गए। अब मशीन को छुपाने का मसला था और ये कोई बड़ा मसला नहीं रहा था। दोनों दोस्त शाम को बैठकर खूब पीते रहे, मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बनाते रहे। फिर रात ज़रा गहरी हुई। दोनों ने बाहर की बत्तियां बुझा दी।
कुदाल और बेलचा लेकर कब्रिस्तान में गए। फिर एक पुरानी कब्र खोदने लगे। उन्हें यह काम करने की आदत नहीं थी। पसीना पसीना हो रहे थे। जो पी थी उसका नशा उतरता जा रहा था। वो बोतल मुंह से लगाकर 2-4 घूंट भरने के बाद फिर खोदने और बेलचे से मिट्टी हटाने में मसरूफ हो जाते। आखिर वो कब्र खुल गई। अंदर एक सड़ा हुआ लकड़ी का ताबूत था जिसमें दीमक और जाने कैसे कैसे कीड़े लगे हुए थे। लकड़ी कमजोर हो गई थी। अंदर इंसानी ढांचा पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने पूछा, क्या ढांचा और ताबूत की लकड़ियां भी बाहर निकालना होंगी? कोई ज़रूरी नहीं है। फिर चलो वो मशीन यहाँ ले आए। मेजर ब्राइट ने एक रिवॉल्वर निकाला जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था। फिर कहा, यह कब्र मशीन के लिए नहीं है। वो बेचारी तो खामोश रहती है। तुम बोलते रहते हो, कहीं भी बोल सकते हो, किसी से भी बोल सकते हो। वो सहम कर बोला, क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? अपने दोस्त को हलाक करोगे? मेरे दोस्त, ये इक़्तिदार और बर्तरी की ख्वाहिश बहुत कमीनी होती है। इसे हासिल करने के लिए खून के रिश्तों को भी ख़त्म कर दिया जाता है। तुम तो ज़ुबान के रिश्तेदार हो और मुजरिमों की ज़ुबान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो पलटकर भागना चाहता था। उसने गोली चला दी। आखिर फौज का मेजर था। नीम तारीकी के बावजूद सच्चा निशाना लगा सकता था। फिर जनरल डिकोरा की तमाम सलाहियतें उसके दिमाग में मुंतकिल हो चुकी थीं। लिहाजा दूसरी गोली भी खाली नहीं गई। वह तड़प कर गिरा। जो कब्र खोदी थी उसके किनारे ही गिरा। मेजर ब्राइट ने उसे एक ठोकर मारी तो वो लुढ़कता हुआ कब्र के अंदर चला गया। ये कहावत ऐसे ही वक्त के लिए है कि आदमी अपनी कब्र खुद खोदता है। उस रात मेजर ब्राइट ने बड़ी मेहनत की। बाद में उसे दूसरी कब्र खोदना पड़ी। वहां उसने मशीन को ले जाकर छुपाया। बात सिर्फ छुपाने की हद तक नहीं थी। इन 2 कब्रों को कम से कम 8-10 साल पुराना नजर आना चाहिए था। इसके लिए वो पहले ही सीमेंट, रेत वगैरह का इंतजाम कर चुका था। उसने दोनों कब्रों को पहले पुख्ता बनाया। उन पर अच्छी तरह पानी डाला। फिर अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह 8 बजे उठकर उसने दोनों कब्रों को जाकर देखा। वो पुख्ता और मजबूत हो गई थी। इस मकान और कब्रिस्तान के चारों तरफ ऊंची 4 दीवारी थी। बाहर से देख लिए जाने का अंदेशा नहीं था। उसने तेजाब की एक बोतल खोली। फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा तेजाब दोनों कब्रों पर छिड़कने लगा। जहां तेजाब के कतरे गिरते थे वहां की सीमेंट थोड़ी गलने लगती थी। उसने बोतल को बंद कर दिया। फिर उसने बेलचे को उठाया। उससे थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर दोनों कब्रों पर डालने लगा। वो मिट्टी तेजाब के साथ पुख्ता कब्र पर जमती जा रही थी, जैसे बरसों से मिट्टी जमी हो। तेजाब के असर से सीमेंट का रंग उड़ गया। कोई उन्हें देखकर यह नहीं कह सकता था कि वो 2 कब्रें पिछली रात ही पुख्ता की गई हैं। उसने रात के 12 बजे तक ये काम मुकम्मल कर लिया। हर तरफ से इत्मीनान हो गया। मशीन छुपा दी गई। कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता था और कोई उसे सूरत और शक्ल से पहचान नहीं सकता था। पिछले कई दिनों से वह एक मखसूस आवाज़ और लब लहजे में बोलने की मशक कर रहा था। यह मशक जारी थी और वह कामयाब होता जा रहा था। मुजरिम अपना जुर्म छुपाने के लिए हर पहलू, हर नुक्ते पर गौर करता है। इन तमाम कामों से फारिग होकर वह इत्मीनान से बैठ गया। सोचने लगा, कौन सा ऐसा पहलू है जो मेरी कमजोरी बन सकता है। बहुत सोच विचार के बाद याद आया, उसने ये मकान खरीदा है। अगर उसके तीनों साथी दुश्मन बनकर उसे तलाश करेंगे तो उनसे यह पहलू छुपा नहीं रहेगा कि वो मशीन छुपाने के लिए ज़रूर कोई ना कोई मकान या कोठी वगैरह खरीदेगा। सुपर मास्टर बहुत ही अय्यार है। वो समझता है कि मशीन किसी कब्र में छुपाई गई है। वो थोड़ी देर तक इस पहलू पर सोचता रहा। फिर उसने ट्रांसमीटर के जरिए अपने दस्ते रास्त को मुखातिब किया। उसे हुक्म दिया, आज शाम तक किसी औरत को यहाँ किराएदार के तौर पर लाओ। अगर वो बेवा हो, बच्चों वाली हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके साथ किसी मर्द को ना तो होना चाहिए और ना ही किसी मर्द से उसके ताल्लुकात होने चाहिए। मैं जा रहा हूँ। तुम्हें यह मकान खाली मिलेगा। आज शाम तक किराएदार को आ जाना चाहिए। उसने ट्रांसमीटर को बंद कर दिया। अपने सूटकेस को खोलकर रेडीमेड मेकअप के जरिए दाढ़ी और मूंछें निकाली। आईने के सामने खड़ा होकर उन्हें अपने चेहरे पर लगाया। आंखों पर ऐनक चढ़ाई, सर पर हैट रखा। फिर अपना तमाम सामान उठाकर गाड़ी में रख दिया। वहां से सीधा उस दफ्तर में पहुंचा जहां जायदाद खरीदने और बेचने वालों के नाम रजिस्टर में दर्ज होते थे और उनके कागजात पर मोहरें लगाई जाती थीं। वो सीधा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास पहुंचा। उसने कहा, तशरीफ रखिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, खिदमत तो मैं करने आया हूँ। उसने ब्रीफ केस खोलकर नोटों की गड्डियाँ निकाली। फिर उसके सामने रखते हुए कहा, यह $10,000 हैं। दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक डॉलर की धूम है। सब इसे हासिल करना चाहते हैं। अक्सर ये डॉलर काम निकालने के काम आता है। खुद चलकर आप जैसे अफसरों के पास पहुंच जाता है। बहुत दिलचस्प आदमी हूँ। वैसे काम क्या है? आज से 15 दिन पहले एक मकान किसी ने बेचा और किसी ने खरीदा। आपके रजिस्टर में खरीदने और बेचने वाले का नाम और तारीख वगैरह दर्ज है। मैं चाहता हूँ वो नाम मिटा दिया जाए। नाम तो मिट जाएगा लेकिन वो जगह खाली रहेगी। वहाँ किसका नाम लिखा जाएगा? आप पहले ये गड्डियाँ संभाल कर रख लीजिए। डॉलर को बड़ी जल्दी नज़र लगती है। क्या आप पसंद करेंगे कि उन पर किसी की नज़र पड़े? उसने गड्डियाँ उठाकर अपने ब्रीफकेस में रख ली। फिर पूछा, हाँ बताओ, रजिस्टर में किसका नाम होगा? मेजर ब्राइट ने सीट की पुश्ते से टेक लगाकर कहा, वह मकान मैंने $1,10,000 में खरीदा है। देखने में पुराना सा है मगर 6,000 मुरब्बा गज ज़मीन उसके साथ है। इतना महंगा मकान आपके नाम होगा। वो अफसर एकदम से चौंक कर सीधा बैठ गया। पूछने लगा, ये आप क्या कह रही हैं? वो किसका मकान है? मेरे नाम कैसे होगा? मेजर ब्राइट ने मकान के कागजात निकालकर उसके सामने रख दिए। वह थोड़ी देर तक कागजात का मुताला करता रहा। फिर परेशान होकर बोला, आखिर बात क्या है? ये मेरे नाम क्यों किया जाएगा और भला मैं अपने नाम क्यों करूंगा? $1,10,000 का मकान आपको मुफ्त मिल रहा है। क्या आप लेने से इनकार करेंगे?
आखिर इसमें घपला क्या है? ज़रूर कोई पेचीदा मामला है। आप मेरे साथ अभी चलकर वो मकान देख लें। अगर किसी किस्म का शुबा हो तो बेशक आप इनकार कर दें। अफसर ने कहा, आप मकान मेरे नाम करेंगे, लेकिन ये 10,000 नकद जो हैं वो भी आपके। वह हैरानी से बोला, कमाल है, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले आप मेरे साथ चलकर अपने शकूक व शुबहात दूर कर लें। इतनी बड़ी दौलत और जायदाद हाथ आ रही थी, भला वो कब पीछे रहने वाला था। फौरन उठकर उसके साथ हो गया, अपनी कार में आकर बैठा, फिर स्टार्ट करते हुए इस मकान की तरफ जाने लगा। मेजर ब्राइट ने कहा, मैं आपकी परेशानी दूर कर दूं, कुछ दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए हैं। वो जानती है मैं बहुत दौलतमंद हूँ, कहीं छुपने के लिए कोई मकान खरीद भी सकता हूँ, लिहाजा वो खरीदारी के कागजात देखने के लिए आपके दफ्तर जरूर आएंगे। वो उस मकान में पहुंच गई। अफसर ने उसे अंदर और बाहर से अच्छी तरह देखा, फिर कब्रिस्तान को देखने के बाद बोला, ये सब क्या है? मैंने जिनसे खरीदा था ये उनके अजीज़ों और बुजुर्गों की कब्रें हैं। उन्होंने दरख्वास्त की थी कि कम अज़ कम 1 बरस तक इन कब्रों को हमवार न करूं, यहाँ कोई बाग बागीचा ना लगाऊं। मैंने उनसे वादा किया था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हो सके तो आप इनकी ख्वाहिश का एहतराम कीजिए और ये कब्रें 1 बरस तक यूं ही रहने दें। मुझे तो लगता है जैसे इन कब्रों में स्मगलिंग का माल छुपाया गया है। यहाँ कुदाल और बेलचा दोनों ही मौजूद हैं। मैं कुदाल से खोदता हूँ, आप बेलचे से मिट्टी हटाते जाएं। जिस कब्र को देखना चाहें देख सकती हैं। वसते हुए बोला, नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, इतनी कब्रें खोदने में कई दिन लग जाएंगे। आप इत्मीनान से एक एक दिन एक एक कब्र खोद कर देखते जाएं, लेकिन इस रजिस्टर से मेरे नाम को मिटना चाहिए। इस जगह किसी दूसरे का नाम आना चाहिए, और कोई दूसरा आपसे बेहतर कौन हो सकता है। वो वापस दफ्तर की तरफ जाते हुए बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे ये काम कर देता हूँ, लेकिन इन कब्रों को खोद कर देखता रहूँगा। बेशक ज़रूर देखें, लेकिन ये कब्रें जैसी हैं फिर वैसी ही कर दें, क्योंकि जिस बूढ़े जोड़े से मैंने इसे खरीदा है वो यहाँ कभी कभी ज़रूर आया करेंगे। हमें उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मैं ऐसा ही करूँगा। वो दफ्तर पहुँच गया। वहाँ अफसर ने वो रजिस्टर मंगवाया, अपनी दराज खोलकर एक शीशी निकाली। उसमें एक लोशन था जो किसी भी तहरीर पर फेर दिया जाता तो वो मिट जाती थी। कागज़ पहले की तरह सादा हो जाता। उन कागजात पर जहाँ मेजर ब्राइट ने फर्जी नाम लिखवाया था वो मिटा दिया गया, उस पर अफसर का नाम लिख दिया गया। इसी तरह रजिस्टर में भी तब्दीली आ गई। जहाँ फर्जी खरीदार के दस्तखत थे वहाँ अफसर ने अपने दस्तखत कर दिए। इस तरह काम पक्का हो गया। मेजर ब्राइट ने उसे मुसाफिया किया, फिर रुखसत होकर अपनी गाड़ी में आया। उसके रंगीन शीशे चढ़ाए, फिर ट्रांसमीटर निकालकर अपने दस्ते रास्त को मुखातिब किया। पूछा, किसी औरत का बंदोबस्त हुआ? जनाब, अभी कर रहा हूँ। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, वो मकान इसी तरह खाली रहने दो। मैंने दूसरे के नाम कर दिया, अब उधर का रुख न करना। उसने ट्रांसमीटर बंद करके इत्मीनान की गहरी सांस ली। अब इतना पक्का काम हो गया था कि वो तीनों से कभी तलाश नहीं कर सकते थे और ना ही मशीन तक पहुंच सकते थे। उसने अब तक कितने ही काम के आदमी जमा कर लिए थे। आइंदा भी एक मजबूत और ख़तरनाक तंजीम की तश्कील के लिए ऐसे लोगों को तलाश करना था, और सबसे अहम तलाश एक टेलीपैथी जानने वाले की थी। अब ज़रा उन तीनों की रुदात सुनिए। सुपर मास्टर, जनरल डिकोरा और कर्नल जिम ज़्यादा दिनों तक खुश न रह सके। मेजर ब्राइट दूसरे दिन अपना सामान लेने नहीं आया। उसकी जगह जिस अफसर की तकर्री हुई थी उसे वह बंगला मिलने वाला था, लेकिन वहाँ मेजर ब्राइट का सामान रखा हुआ था। उसका इस्तीफा मंजूर करने वालों ने उसके नाम नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस कहाँ पहुँचता, जबकि वो लापता था। आखिर ऊपर से यह कमाल सादिर किए गए कि उसका तमाम सामान उठाकर सर्वेंट क्वार्टर में लॉक कर दिया जाए। जब वो आएगा तो ले जाएगा। वह बंगला नए अफसर के लिए खोल दिया जाए। सुपर मास्टर ने कहा, वो हमारा अच्छा साथी था, पता नहीं कहाँ चला गया। अगर इजाज़त हो तो हम अमानत के तौर पर उसका तमाम सामान रख लेते हैं। उन्हें इजाज़त मिल गई। कर्नल जिम अपने साथ एक बड़ा सा ट्रक ले आया। मजदूर सामान उठाकर उस पर लादने लगे। जब एक स्टोर रूम को खोला गया तो कर्नल जिम हैरान रह गया। वहाँ 3 अदद ट्रांसफार्मर मशीनें रखी हुई थी। उसने जल्दी से दरवाजे को बंद कर दिया, फिर फ़ोन के जरिए जनरल डिकोरा को इतला दी। जनरल डिकोरा ने यह खबर सुपर मास्टर तक पहुँचाई। वो दोनों दौड़े चले आए। ये फौरी तौर पर समझ में नहीं आया कि 3 अदद ट्रांसफार्मर मशीनें स्टोर रूम में क्यों पड़ी हैं। सुपर मास्टर ने पूछा, क्या उसने 4 अदद मशीनें बनाई थीं? एक अपने साथ ले गया, 3 को यहाँ लॉक कर गया। वो इतना नादान नहीं है कि इतनी अहम मशीनें छोड़कर चला जाएगा। मेरा ख्याल है ये मशीनें नाकारा हैं, उसके काम की नहीं थी इसलिए छोड़ गया है। सुपर मास्टर ने कहा, हम यहाँ इस सिलसिले में बहस नहीं कर सकते। इन मशीनों को लदवाओ और अपने घर ले चलो। वह तीनों मशीनें जनरल डिकोरा के घर दूसरे सामान के साथ पहुंच गईं। वह तीनों अपनी अपनी पसंद की बोतलें उठाकर बैठ गए। फिर सुपर मास्टर ने पूछा, आखिर ये क्या चक्कर है? तीनों के दिलों में चोर थे, हर एक अपनी अपनी जगह सोच रहा था। मैंने मेजर ब्राइट के साथ 2 मशीनें बनाई, एक खुद रखी, दूसरी ब्राइट को दी। ब्राइट अपनी मशीन ले गया, फिर ये 3 मशीनें कहाँ से आ गईं? जनरल डिकोरा ने कहा, मेजर ब्राइट ने ट्रांसफार्मर मशीन का जो नक्शा बनाया और जितनी डिटेल्स कागजात में लिखी हुई हैं उन सब की ब्लूप्रिंट बनाई जाए। हम उस ब्लूप्रिंट के जरिए किसी बहुत बड़े मैकेनिक से रब्ता करेंगे और उसे ये मालूम करेंगे कि ये तीनों मशीनें बिल्कुल ही नाकारा हैं या कारआमद हो सकती हैं। हम किसी मैकेनिक के जरिए इन मशीनों के बारे में ज़रूर मालूम करेंगे, लेकिन यह भी मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि ये 3 मशीनें क्यों हैं, कहाँ से आ गई हैं, कैसे तैयार हुई हैं।
क्या मेजर ब्राइट हम में से किसी के साथ मिलकर यह काम कर रहा था? एक एक मशीन बनाता जा रहा था, नाकाम होता जा रहा था। आखिर में वो कामयाब हो गया, बाकी नाकारा मशीनों को छोड़ गया और कारआमद मशीनें उठाकर ले गया। कर्नल जिम ने कहा, यह कहना गलत है कि हम में से कोई इस काम में शरीक था। हो सकता है उसने किसी और को राजदार बनाया हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मशीन तैयार करने के लिए उसके जितने पुर्जों की और हिस्सों की ढलाई करना होती है वो हर जगह नहीं हो सकती। वह सिर्फ हम और तुम अपने अपने जराए से करा सकती हैं। मेजर ब्राइट ने यह काम बहुत कम मुद्दत में किया है। इसका मतलब है बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से सहूलतें फराहम की गई हैं और यह हम में से कोई भी कर सकता है। आखिर तुम इस बात पर क्यों जोर दे रहे हो कि हम उसके साथ शरीक थे? अगर हमने गलती की है और हमारी गलती से मेजर ब्राइट फ़ायदा उठाकर जा चुका है तो अब हम भी संभल सकती हैं। हम पिछली गलतियों से तौबा करके मुत्तैद होकर उसे तलाश कर सकती हैं। आखिर वो जाएगा कहाँ? इतनी जल्दी इतना बड़ा मुल्क छोड़ नहीं सकता। मशीन के कई हिस्से हैं। वह तमाम हिस्सों को लेकर सरहद पार नहीं कर सकता। ब्लैकपोर्ट से भी जाएगा तो उसके लिए खतरा है। लिहाजा वो इस मुल्क में है और मैं उसे चूहे के बिल से भी खींच लाऊंगा। जनरल डिकोरा ने सुपर मास्टर से कहा, तुम दुरुस्त कहते हो। तुम्हारी तरह हम भी बड़े ज़राए के मालिक हैं। हम भी उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगे। आखिर वो बचकर कहाँ जाएगा? लेकिन ये बात दिमाग से निकाल दो कि हम में से किसी ने साजिश किया और उसका इस सिलसिले में साथ दिया है। कर्नल जिम ने कहा, वो तनहा ये काम कर रहा था। उसके पुश्त पर कोई मजबूत हाथ था। वो चुपचाप नक्शा बनाता था, सामान तैयार करवाता था और मशीन के हिस्सों को सैम्बल करता था। इस तरह उसने 3 नाकारा मशीनें बनाई और चौथी में कामयाब हो गया। जिसमें कामयाब हुआ उसे लेकर चुपचाप निकल गया। वो तीनों गलतियां कर चुके थे। उनका इतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, अगर इतराफ़ करने से मशीन मिलने का यकीन होता तो ऐसा कर लेते। वो ख्वामखा एक दूसरे की नज़रों में गिरना नहीं चाहते थे। बहरहाल इस मशीन के नक्शे का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। खुफिया तौर पर एक बहुत तजुर्बाकार मैकेनिक से रब्ता कायम किया गया। उसे कहा गया, यह नक्शा और इन कागजात में इसकी तफसील है और ये 3 अदद मशीनें हैं। इनको अच्छी तरह खोलकर जांच पड़ताल करो, ये किस काम के लिए बनाई गई हैं। मेजर ब्राइट की जगह जो नया मैकेनिकल इंजीनियर आया था उसने पहले दिन तहखाने में जाने की इजाज़त हासिल की। उस ट्रांसफार्मर मशीन को देखा, उसके नक्शे और उसकी तफसीलात का जायजा लिया। लेकिन जब आजमाइशी तौर पर ऑपरेट करना चाहा तो मशीन स्टार्ट नहीं हुई। उसकी खराबियों को समझने के लिए उसे खोलना पड़ा। खोलने के बाद इंकिशाफ हुआ इसके अंदर जो पुर्जे हैं वो इस मशीन से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं और ना ही इस नक्शे में उनका कोई जिक्र है, और जिन कागजात में उन पुर्जों की तफसील लिखी गई है उनसे ये मुताबिकत नहीं रखते हैं। साफ जाहिर हो गया कि बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है और अब वो मशीन किसी काम की नहीं रही। ये ज़बरदस्त नुकसान था। उसे हुक्मरान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फौज के आला अफसरान ने सुपर मास्टर जनरल डिकोरा और कर्नल जिम से जवाब तलब किया। भला वो क्या जवाब देते? वो एक ही बात कहते थे, मशीन का ताल्लुक मेजर ब्राइट से था। वो क्या करता था हमारी समझ में नहीं आता। जैसा समझाता था हम समझ लेते थे। उसने 2 बार कामयाब तजुर्बे किए, हम सब मुतमईन हो गए। आप तमाम लोग भी मुतमईन थे, लेकिन बाद में उसने चक्कर चलाया और हमें इसका इल्म ना हो सका। एक जिम्मेदार अफसर ने कहा, इस तरह उस खुफिया तहखाने से हमारे अहम राज कभी चोरी हो गए, तब भी आप लोग यही कहेंगे कि चोरी चोर ने की है, आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं। 2 दिनों तक उन तीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती रही। फिर आखिरी फैसले के मुताबिक तीनों को उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया गया। ये फैसला सुनाने से पहले ही जब उनसे जवाब तलबी हो रही थी तो जनरल डिकोरा अचानक रूपोश हो गया। उसकी रूपोशी की एक वजह यह थी कि उसने भी खुफिया तौर से एक मैकेनिकल इंजीनियर से रब्ता कायम करके अपनी मशीन उसके सामने रख दी थी। ब्लूप्रिंट भी मौजूद था। उस इंजीनियर ने मशीन को खोलकर वही रिपोर्ट दी जो मेजर ब्राइट की जगह आने वाले अफसर ने दी थी। जब यकीन हो गया कि मेजर ब्राइट उसे भी धोखा दे गया है तब उसने कसम खाई कि उसे इंतकाम जरूर लेगा। उसकी रूपोशी की दूसरी वजह थी कि इतने अहम ओहदों से निकाले जाने के बाद लोग सरकारी तौर पर रूपोश कर दिए जाते हैं। पता नहीं इन अहम ओहदेदारों की जो बड़े बड़े राजों से वाकिफ होते हैं आखिरी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। रिटायर होने के बाद जब उनका रिकॉर्ड साफ सुथरा होता है तो उन्हें एक जगह नज़रबंद कर दिया जाता है। रिकॉर्ड ख़राब हो तो उन्हें कहीं गायब कर दिया जाता है। सुने उन्हें सज़ा देने के लिए कोई इंजेक्शन वगैरह लगाकर पागल बना दिया जाता है और पागल खाने के खुसूसी वार्ड में रखा जाता है जहाँ सख्त पैरा होता है। अगर इतना बड़ा ओहदेदार कोई बहुत बड़ी गलती करे, किसी बहुत बड़े जुर्म का मुर्तकिब हो तो उसे सजाए मौत भी दी जाती है। फिलहाल उन्हें सज़ा के तौर पर ओहदे से अलग कर दिया गया। सुपर मास्टर और कर्नल जिम से कहा गया था कि वो तय खाने में जाएं और नए ओहदेदारों को वहाँ का चार्ज सौंप दें। वो हुक्म की तामील के लिए तय खाने में आए। वहाँ शीशे के कैबिन में एक शख्स बैठा था। उसे देखते ही समझ में आ गया यह नया सुपर मास्टर है। उसकी आवाज़ सुनाई दी, 2 दिन पहले तुम इस कुर्सी पर थे, आज मैं हूँ। हो सकता है आने वाला कल मुझे भी तुम्हारी जगह पहुँचा दे। ये सिर्फ मुकद्दर की बात नहीं होती, इंसान की हिकमत अमली भी कुछ होती है। आज तक जितने सुपर मास्टर आए उनमें ग्राहम हार्डले सबसे कामयाब रहा। वह बरसों पुरस्कार बनकर फरहाद की नींदें उड़ाता रहा। उसने रसवंती, सोनिया और मरजाना जैसी नाकाबिले शिकस्त औरतों को कौमा में पहुंचा दिया। मरजाना फौलाद कहती थी उसकी ज़िंदगी को मोम की तरह पिघला कर रख दिया। बेशक वह फरहाद को अपने काबू में ना कर सका, ये उसकी नाकामी थी। नाकाम होना और बात है, तुम लोगों की तरह गद्दार होना और बात है।
सुपर मास्टर और कर्नल जिम ने कहा, हम गद्दार नहीं हैं, हमारा फैसला हो चुका है, आप काम की बात करें। हम यहाँ चार्ज देने आए हैं। इससे पहले ही मैंने चार्ज संभाल लिया है। तुम लोगों के सिलसिले में अभी आखिरी फैसला सुनाया नहीं गया, क्योंकि जनरल डिकोरा फरार हो गया है। वो कहाँ जाएगा? कमबख्त चाहता है उसके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेला जाए तो यही सही। वैसे तुम दोनों का आखिरी वक्त आ चुका है। वो जरा चौंक गई। शीशे के कैबिन की तरफ देखते हुए पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ तुम दोनों की बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, लिहाजा सच सच बयान दो। ट्रांसफार्मर मशीन कैसे नाकारा हो गई और मेजर ब्राइट कहाँ है? हम नहीं जानते, कसम खाकर कहती है, हमें मशीन के बारे में कुछ नहीं मालूम। नए सुपर मास्टर ने आवाज़ दी, बहराम गंगोली। तहखाने का दरवाज़ा खुल गया। उस दरवाजे पर कद्देआवर पहाड़ जैसा बहराम गंगोली दोनों हाथ कमर पर रखे पांव फैलाए खड़ा था। नए सुपर मास्टर ने कहा, इनसे मशीन के बारे में हकीकत उगलवाओ। वो हाथी की तरह झूमता हुआ उनकी तरफ आने लगा। दोनों पीछे हटते हुए बोले, नहीं, ये जुल्म है, ये सरासर जुल्म है। दूसरे के जुर्म की सज़ा हमें मिल रही है, हम कुछ नहीं जानते। नए सुपर मास्टर ने कहा, बहराम, इन्हें जान से न मारना, लेकिन ऐसी पिटाई करना कि ये जिंदा रहने के लिए सच बोलने पर मजबूर हो जाए। वो बहराम गंगोली के फौलादी शिकंजे से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। सुपर मास्टर ने कहा, बहराम, तुम मेरे वफादार थे, बेशक मैं सुपर मास्टर नहीं रहा, लेकिन इंसान को अपनी वफादारी नहीं भूलना चाहिए। वह हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारा नहीं, इस हुकूमत का वफादार हूँ। मुझे तुमसे नहीं, इस हुकूमत से मुराद हासिल होती हैं। जो नया सुपर मास्टर आएगा मैं उसी का वफादार रहूँगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मार खाने से पहले सच उगल दो, वरना तुम अपने सुपर मास्टरी के दौर में देख चुके हो, मेरे हाथ किसी को बचकर जाने नहीं देते। वो बातें करते करते उन्हें दौड़ाने लगा। ये उसका खेल था। जिंदा जानवरों को दौड़ाता था, छलांग लगाकर उन्हें दबोच लेता था, फिर उनकी गर्दन मरोड़कर नरखरे पर दांत रखकर ऐसे काटता था कि ज़िबा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो दोनों तो इंसान थे, उससे कब तक बच सकते थे? उसने दोनों को बेक वक्त दबोच लिया। वो गिड़गिड़ाकर कहने लगे, हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। हम जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। बहराम ने उन्हें नहीं छोड़ा, लेकिन गिरफ्त ढीली कर दी। वो जल्दी जल्दी बोलने लगे, सारी दास्तान शुरू से आखिर तक सुनाने लगे। इस जुर्म का एतराफ़ कर लिया कि वो मेजर ब्राइट के साथ मिलकर नई मशीन बनाना चाहते थे, बल्कि ब्राइट ने बना लिया और उसे लेकर कहीं रूपोश हो गया है, और ये तहखाना छोड़ने से पहले मशीन को बिगाड़ चुका है। कोई अब उसे काबिल इस्तेमाल नहीं बना सकेगा। जब सारी बातें उगल दी तो नए सुपर मास्टर ने कहा, तुम खुद अपनी गद्दारी का एतराफ़ कर चुके हो। तुम लोगों ने इतनी अहम मशीन को नाकारा बना दिया और मेजर ब्राइट को दूसरी मशीन ले जाने का मौका दिया। बात सिर्फ मशीन की नहीं, और बहुत से राज तुम लोगों के दिमागों में हैं। आज इस मशीन के मामले में गद्दारी की, कल दूसरे राजों के मामले में भी कर सकते हो। लिहाजा तुम लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। बहराम गंगोली, अपना काम पूरा करो। इसके साथ ही सुपर मास्टर और कर्नल जिम की चीखें तहखाने में गूंजने लगी। शीशे का वो कैबिन आहिस्ता आहिस्ता फर्श में धंसता जा रहा था। फिर कैबिन की ऊपरी छत फर्श के बराबर हो गई। वो कैबिन के साथ नजरों से ओझल हो गया। तहखाने के निचले हिस्से में आकर टीवी स्क्रीन पर देखने लगा। वह बहराम गंगोली की गिरफ्त में तड़प तड़प कर मर रहे थे। आखिर उनका तड़पना खत्म हो गया, हाथ पांव ढीले पड़ गए। बहराम ने उन्हें फर्श पर फेंक दिया। नए सुपर मास्टर ने माइक के जरिए कहा, लाशें वहां से ले जाओ, अपना कार्ड पंच करो और बाहर निकल जाओ। वो खामोश रहकर टीवी स्क्रीन पर उसे देखता रहा। जब हुक्म की तामील हो गई तो उसने टीवी और माइक को ऑफ कर दिया। जनरल डिकोरा अपने हिफाजती इंतजाम के मुताबिक एक को खुफिया रिहाइशगाह में पहुंच गया था। अब उसे मुस्तकिल तौर पर छुप कर रहना था, और मुस्तकिल छुपने के लिए चेहरा भी हमेशा के लिए तब्दील करना था। दौरे हाजिर में सर्जरी की नई तकनीक ने यह मसला निहायत आसान कर दिया था। जनरल डिकोरा के लिए ये और भी आसान यूं था कि प्लास्टिक सर्जरी करने वाला उसका अपना दामाद था। उसने फरार होने के बाद पहला काम यही किया। फ़ोन पर अपने दामाद को हदायत दी कि प्लास्टिक सर्जरी का तमाम ज़रूरी सामान तैयार रखे। मेरे एक आदमी आ रहा है, तुम सामान के साथ चले आना। डिकोरा अच्छी तरह जानता था उसका दामाद निहायत सच्चा, ईमानदार और मुहिब वतन है, इसलिए उसने हकीकत नहीं बताई। जब वो खुफिया रिहाइशगाह में पहुंचा तो उसने कहा, माइसन, मैं हुकूमत के एक खुफिया काम से गैर मुल्क जा रहा हूँ। एक सीक्रेट एजेंट की हैसियत से अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी लाजमी है। मैंने इस काम के लिए तुम्हें मुंतखब किया है। आओ, एक ऐसा चेहरा बना दो कि मेरी उम्र भी कम नजर आए और कोई मुझे किसी तरह भी पहचान ना सके। उसने खुश होकर कहा, वाकई वतन के लिए इस उम्र में भी खतरात से खेलते हैं, मुझे खुशी है। मैं ये काम अपना कौमी फ़र्ज समझकर करूँगा। और वो कौमी फ़र्ज समझकर करता रहा। हल्की फुल्की सर्जरी 1 घंटे में हो जाती है, लेकिन उसने कई घंटे लगाए, बड़ी मेहनत से काम किया। उसे ऐसा खूबरू बनाया कि वो 30 बरस का जवान दिखाई देने लगा। हाथों पर भी सर्जरी की ताकि कहीं से बुढ़ापा ना झलके। इस तरह आंखों की भी सर्जरी हो गई। इन उंगलियों के पिछले निशानात खत्म हो गए, नए बन गए। जनरल डिकोरा ने कद्दे-आदम आईने के सामने अपना जायजा लिया, फिर उसके शानों को थपकते हुए कहा, शाबाश माइसन, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, अगर मैं तुम्हारे सामने एक मुजरिम की हैसियत से आ जाऊँ तो क्या करोगे? वह मुस्कुराकर बोला, मैं कभी आपको मुजरिम तस्लीम ही नहीं करूँगा। मैं संजीदगी से पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हें यह मालूम हो कि मैं मफरूर हूँ और कानून के मुहाफिज मुझे तलाश कर रहे हैं तो क्या करोगे? आप लीजा के फादर हैं।
मैं भी आपको फादर की जगह समझता हूँ, लेकिन हम वतन से हैं और वतन हमसे है। हमारा मुल्क एक सुपर पावर है, इसमें हमारी ईमानदारी और हुब्बुल वतनी शामिल है। अगर आप मुजरिम की हैसियत से सामने आएंगे तो मैं आपको कानून के हवाले कर दूंगा। हो सकता है तुम मुझे कानून के हवाले ना कर सको और खुद जान से जाओ। कोई बात नहीं, एक आला मकसद के लिए बड़ी खुशी से जान दे दूंगा। तो फिर तुम जान दे ही दो। ये आप आज कैसी बातें कर रही हैं? अपने दाएं बाएं देखो। उसने सर घुमाकर पहले दाएं फिर बाएं देखा। दो शख्स रिवॉल्वर लिए खड़े हुए थे। रिवॉल्वर की नालों पर साइलेंसर लगे हुए थे। उसने हैरानी से पूछा, यह क्या मजाक है? कि अब तक जो बातें होती रहीं वो सच हैं? आप संजीदगी से ये कह रहे थे? क्या मैंने कभी तुमसे मजाक किया है? लेकिन आप तो मुहिब्बे वतन थे, मुजरिम कैसे बन गए? क्या वाकई कानून के मुहाफिज आपको तलाश कर रही हैं? आप किस जुर्म के सिलसिले में मफरूर हैं? ये एक लंबी दास्तान है। मैंने जुर्म किया है, अपने ओहदे से हटा दिया गया हूँ। मुझे सजाए मौत होने वाली थी, मगर मैंने फरार का रास्ता इख्तियार किया। इस सिलसिले में तुमने बड़ी मदद की, इसे याद रखूंगा। इस एहसान के बदले में तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकता, अलबत्ता लेने पर मजबूर हूं। तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? जानते हैं आपकी बेटी मुझे कितना चाहती है? आपकी बेटी ने मेरे लिए एक बेटे को जन्म दिया है। मैं आपका दामाद हूं, आपकी बेटी का शौहर हूं, आपके नवासे का बाप हूं, और आप मुझे जान से मार डालना चाहती हैं। तुम भी तो अपने ससुर को कानून के हवाले करना चाहते थे। मैं जानता हूं यहां से जिंदा रह जाओगे तो जरूर ऐसा करोगे। ये प्लास्टिक सर्जरी मेरे लिए बेकार जाएगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आप अपने हाथों से अपनी बेटी को बेवा करना चाहते हैं। अभी यकीन दिलाता हूं। उसने अपने आदमी को इशारा किया। ठाई ठाई की फंसी फंसी आवाज के साथ गोलियां चली। वो चलकर फर्श पर गिरा और तड़पने लगा। 2 गोलियां और उसके जिस्म में उतार दी गईं। जरा सी देर में वो साकित हो चुका था। जनरल डिकोरा ने जो किया वो नई बात नहीं थी। इंसानी तारीख में हजारों लाखों बार ऐसा होता रहा है। बाप बेटे को कत्ल करके, बेटा बाप को कत्ल करके, ससुर दामाद को और दामाद ससुर को कत्ल करके हुक्मरानी का ताज पहनते रहे हैं। जनरल डिकोरा ने एक सर्द आह भरकर कहा, आज मेरी बेटी बेवा हो गई, कोई बात नहीं, 2-4 दिन आंसू बहाएगी। आखिर जवान है, लंबी उम्र पड़ी है। एक नया जीवन साथी तलाश कर लेगी। उसके लिए जिंदगी गुजारने के जराए महदूद नहीं। वो हंसती खेलती अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार लेगी। दामाद आखिर क्या है? वो तो फिर पराए घर से आता है। कोई बात नहीं, एक और आ जाएगा। उसके दोनों महातिया तलाश छुपाने गए थे। वो अपने नए चेहरे के साथ सिर्फ उन दोनों के सामने आता था। उन्हें बरसों से आजमाता आ रहा था। वो काबिल एतमाद थे। इसके बावजूद वो चाहता था नए चेहरे के साथ कोई ना पहचाने। उसने प्लास्टिक सर्जरी से पहले ही ट्रांसमीटर के जरिए अपने खास मातियत को हुक्म दिया था, मेरा हुक्म गौर से सुनो और उस पर अमल करो। पायलट स्ट्रीट के बंगला नंबर 4 के सामने रहो। 2-4 घंटे बाद इस बंगले में रहने वाले 2 अशखास एक बड़ा सा बंडल लेकर बाहर निकलेंगे। उसे सफ़ेद कार की डिग्गी में रखेंगे। जब वो बंगले से निकलने वाले होंगे तो मैं ट्रांसमीटर के जरिए इशारा दूंगा। कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ इशारा मिलेगा। तुम कार के इंजन के पास एक ताकतवर टाइम बम रखोगे। उसकी ब्लास्टिंग के लिए 20 मिनट का वक्त मुकर्रर करोगे। फिर वहां से चले जाओगे। इसके बाद कभी उसकी कोठी की तरफ रुख नहीं करोगे। जब उसके मातियत दामाद की लाश को प्लास्टिक के थैले में पैक करने लगे तो उसने पूछा, कितनी देर में यहां से निकलोगे? एक ने कहा, सर 5 मिनट लगेंगे। जनरल डिकोरा ने ट्रांसमीटर के जरिए इशारा पहुंचा दिया। फिर अपनी जगह से उठकर टहलता हुआ खिड़की के पास आया। पर्दे की आड़ से देखा उसका खास मातियत सफ़ेद कार के पास पहुंच चुका था और उसका बोनट उठाकर इंजन पर झुक गया था। डिकोरा कभी उधर और कभी इधर देख रहा था। ठीक 5 मिनट बाद वो दोनों लाश उठाने लगे। उधर काम मुकम्मल नहीं हुआ था। डिकोरा ने कहा, जरा ठहरो, मेरे चंद सवालों के जवाब दो। क्या डिग्गी में सिर्फ लाश रखी जाएगी? नो सर, हमने पोर्च में सेब के कई टोकरे रखे हैं। लाश को डिग्गी में रखने के बाद उस डिग्गी को सेबों से भर देंगे। अव्वल तो हम ऐसे रास्तों से गुजरेंगे जहां कोई चेक पोस्ट ना हो और ना ही किसी को शुबा हो। अगर किसी ने शुबा किया और डिग्गी खोलकर देखना चाहा तो उसे सिर्फ सेब ही नजर आएंगे। डिकोरा कनखियों से एक खिड़की के पार देख रहा था। उसका खास मातियत अपना काम कर चुका था और वहां से जा रहा था। उसने अपने मातियतों से कहा, मैं तुम लोगों के काम से बहुत खुश हूं। वापिस आओगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। वो दोनों लाश उठाकर चले गए, लेकिन इनाम लेने कभी वापस ना आ सके। दूसरे दिन के अखबारात में एक ऐसी कार की तस्वीर छाई हुई थी जिसके पर खच्चे उड़ गए थे। उसमें 3 आदमियों की लाशें मिली थीं। तीसरे के मुतल्लिक ख्याल था कि उसके जिस्म में 4 गोलियां उतारी गई थीं। उनके चेहरे इस कदर बिगड़ गए थे कि शनाख्त मुमकिन ही नहीं थी। जनरल डिकोरा ने बोतल खोलकर मुंह से लगाई। अब वो हर तरह से महफूज था। कोई उसे नए चेहरे से पहचान नहीं सकता था। अब जितने भी वफादार मातियत थे उन्हें उसकी आवाज़ सुनकर हुक्म की तामील करना थी। उसका पहला मकसद यही था कि जल्द से जल्द मेजर ब्राइट को तलाश किया जाए। उसे तलाश करने के लिए चंद अहम बातों का ख्याल रखना था। पहली बात, उसने भी खुद को छुपाने के लिए चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी या इसका मौका ना मिला हो तो आर्जी मेकअप में होगा। दूसरी बात, उसके पास बहुत भारी सामान है। वो उसे छुपाने के लिए कोई महल नुमा कोठी खरीद चुका होगा। अगर वो माली मुश्किलात में होगा तो सामान को किसी कब्रिस्तान में छुपाने की कोशिश करेगा। तीसरी बात, बाज़ स्मगलरों के पास ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनके निचले हिस्से पर लोहे की प्लेट होती है।
उस प्लेट और गाड़ी के निचले हिस्से के दरमियान इतनी जगह होती है कि स्मगलिंग का माल छुपाया जाता है। वो भी अपना सामान इसी तरह छुपा कर रख सकता है। चौथी बात यह कि यहाँ के तमाम ब्लैक बोर्ड्स की उसके आदमियों को 24 घंटे निगरानी करनी चाहिए। वो ये नहीं जानता था कि वो यहाँ की किस रियासत में जाकर पनाह लेगा। उसे ढूंढ निकालने में 1 दिन भी लग सकता है और 1 साल भी, लेकिन उसकी तलाश बंद नहीं करना है। वो एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। डिकोरा ने अपने आदमियों से कहा, वो कोई महलनुमा कोठी खरीद चुका होगा जहां तय खाना हो सकता है। तुम लोग हर जिले के उस दफ्तर में जाओ जहां जायदाद की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में इंदराज होता है। पिछले 1 महीने में जितने नए पुराने मकानात, बंगले और कोठियां खरीदी गई हैं, उन सब के नाम पते नोट करके ले आओ। जनरल डिकोरा ट्रांसमीटर के जरिए हदायत दे रहा था और कह रहा था, तुम्हारे पास 70 आदमी है जिन्हें मैं मुंह मांगी तनख्वाहें देता हूं। तुम उन्हें अच्छी तरह खिलाया पिलाया करो, उनका हर मुतालबा पूरा करो, लेकिन काम पूरा लिया करो। उन्हें 6 घंटे से ज्यादा सोने की इजाजत नहीं देना है। 7वें घंटे से उठकर खड़े हो जाएं और अपने काम से लग जाएं। अगर ये लोग तुंदही से तलाश करेंगे तो हम बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालेंगे। उन्हें ऐसे वीरान कब्रिस्तानों में भी जाना है जहां लाशें छुपा कर लाई जाती हैं और कब्रिस्तान के कारकुनों को रिश्वतें देकर उन्हें कब्र में दफन किया जाता है। तुम भी उन कारकुनों को रिश्वतें दोगे तो उन कब्रों का सुराग जरूर मिल जाएगा और हर कब्र को खोद कर देखा जा सकेगा। जनरल डिकोरा रोज उनसे पूछता था, उनके कामों का हिसाब लेता था। वो किस तरह काम कर रहे हैं, कैसे तलाश कर रहे हैं। अगर कोई कोताही करता तो उसे वार्निंग दी जाती। ऐसे 2 अफराद थे जिन्हें 2 बार वार्निंग दी गई थी, तीसरी बार गोली मार दी गई। वह फौज में जनरल रह चुका था, जानता था अपने मातहतों को किस तरह अपनी कमांड में रखना चाहिए। यहाँ भी उसने वही फौजी अंदाज इख्तियार किया जिसके नतीजे में उसे रोज इतला मिलती थी कि फलां रियासत के फलां जिले में, फलां शहर में इतने मकान फरोख्त हुए। खरीदने वालों के नाम और पते भी मालूम होते जा रहे थे। इसके मुताबिक उसके मातहत वहां पहुंचते थे। पहले दूर ही दूर से निगरानी करते, ये मालूम करने की कोशिश करते कि खरीदने वाले का कद क्या है, जिसामत कितनी है, उसकी चाल में फौजियों जैसा अंदाज है या नहीं। ये सारी बातें जनरल डिकोरा ने अपने आदमियों को समझा दी थीं कि मेजर ब्राइट जितना भी भेस बदल ले वह एक फौजी के अंदाज में चलेगा। उसके कद और जिसामत के बारे में भी बताया गया था। वह खुद अपनी गाड़ी में ऐसे मुकामात तक पहुंचता था, दूर ही दूर से उनकी निगरानी करता था। इस तरह अपने लोगों की कारकर्दगी भी देखता जा रहा था। इस तरह 7 माह गुजर गए। एक दिन अचानक ऐसे मकान की इतला मिली जिसे इन्हीं तारीखों में खरीदा गया था जब मेजर ब्राइट उनसे रुखसत हुआ था। इस सिलसिले में जिस बात ने जनरल डिकोरा को चौंकाया वो ये थी कि मकान के पिछले हिस्से में छोटा सा कब्रिस्तान है। उस मकान में बरसों से एक खानदान आबाद था। उनके अजीजों और बुजुर्गों के मरने के बाद वहां दफनाया जाता था। एक बात मायूस कुन थी और वह ये कि रजिस्ट्रार ऑफिस के सबसे बड़े ऑफिसर ने उसे खरीदा था। सवाल पैदा होता था, क्या वो अफसर मेजर ब्राइट से मिला हुआ है? यह कोई नामुमकिन बात नहीं थी। दोनों में गठजोड़ हो सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि मेजर ब्राइट ने उस अफसर की अदम मौजूदगी और लाइलमी में वहां की किसी कब्र में मशीन को छुपा दिया हो। उसके मातहत ने बताया, वह मकान हमेशा वीरान रहता है। दिन को एक बार वह अफसर नजर आया था। किसी ठेकेदार से मकान के सिलसिले में कोई बात कर रहा था। शायद उसे तोड़कर दोबारा बनवाना चाहता हो, इसकी मुरम्मत कराना चाहता हो। जनरल डिकोरा ने हुक्म दिया, आज से तुम हर रात अपने आदमियों के साथ उस कब्रिस्तान में जाओगे और एक एक कब्र खोद कर देखोगे। मैंने एक बहुत ही होशियार आदमी को अपना एहलाकार बनने पर मजबूर कर दिया है। उसका नाम मार्क मिलन है। चूंकि वो मकान वीरान रहता है इसलिए रात 9 बजे के बाद वहां सन्नाटा और वीरानी छा जाती होगी। मैंने वो जगह देखी है, चारों तरफ ऊंची 4 दीवारी है। आसपास से गुजरने वाले अंदर देख नहीं सकेंगे। लिहाजा हर रात 10 बजे मेरा वो नया आलाकार मार्क मिलन वहां पहुंच जाया करेगा। तुम सब उसके अहकामात की तामील करोगे। तुम्हारे काम की रिपोर्ट मुझे मार्क मिलन से मिलती रहेगी। उस शाम जनरल डिकोरा ने आईने के सामने बैठकर आर्जी मेकअप किया ताकि मौजूदा चेहरा पहचाना न जा सके। मेकअप करने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी क्योंकि रात के वक्त कोई पहचान नहीं सकता था। फिर भी उसने अच्छा खासा मेकअप कर लिया। ठीक 10 बजे मार्क मिलन बनकर उस मकान के पिछले हिस्से में पहुंच गया जहां उसके आदमी मुंतजिर थे। उन कब्रों की खुदाई होने लगी। एक वक्त में 4 कब्रें खोदी जा रही थीं। वो हर कब्र के पास जाकर देखता था। हर कब्र से बरामद होने वाले ढांचे और सड़ी हुई लकड़ी के ताबूत जाहिर कर रहे थे कि उन्हें दफनाए हुए बरसों गुजर गई हैं। जब 10वीं कब्र खोदी गई तो वहां गैर मामूली बात थी। उस कब्र में बरसों पुराना इंसानी ढांचा था, लेकिन उस पर एक और ढांचा था जिसका गोश्त पूरी तरह नहीं गला था। कीड़े आज भी उसे खा रहे थे। उसे कब्र में टॉर्च की रोशनी में बार बार देखा गया। वहां मशीन के छुपाने की गुंजाइश नहीं थी। उस कब्र पर फिर मिट्टी डाल दी गई। खोदने का काम जारी था। जब 12वीं कब्र खोदी गई तो जनरल डिकोरा वहां बैठ गया। कब्र के अंदर एक बहुत पुराना ढांचा था। कब्र खाली थी। वह नथने सुकेड़ कर सूंघने लगा। उसके सूंघने की गैर मामूली हिस्स बता रही थी वहां कोई गैर मामूली बात है। वह टॉर्च लेकर कब्र में उतर गया। झुककर ढांचे को देखने लगा, फिर और झुककर उस ढांचे को सूंघने लगा। उसे हल्की हल्की ग्रीस की बू महसूस हो रही थी। इस मरहले पर मेजर ब्राइट मार खा गया। हुआ यूं था कि उसने ट्रांसफार्मर मशीन के कल पुर्जों में हर जगह ग्रीस लगाई थी ताकि मिट्टी में दफन होने के बाद उसे जंग ना लगे। फिर उसे प्लास्टिक के थैले में लपेट दिया गया।
लपेटने के बाद जिस कब्र में अभी डिकोरा उतरा हुआ था, उसी कब्र के अंदर ही अंदर उसने एक तरफ की दीवार को खोद लिया था। मशीन वहां आसानी से छुप गई थी। फिर उसने कब्र की उस अंदरूनी दीवार को मिट्टी से भर दिया था, लेकिन वो ग्रीस उस प्लास्टिक में भी लगी हुई थी जिसमें वो मशीन लपेटी गई थी। मेजर ब्राइट के हाथों में भी ग्रीस लगी हुई थी। वो हाथ उस हड्डी के ढांचे पर भी लगते रहे होंगे जो वहां पड़ा हुआ था। अगर ढांचे पर मिट्टी आकर गिरती तो शायद ग्रीस खत्म हो जाती, लेकिन वो ढांचा टूटे हुए ताबूत में मिट्टी से महफूज था। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इस ढांचे और टूटे हुए ताबूत को निकाल कर बाहर डाल दो। फौरन हुक्म की तामील की गई। उसने हुक्म दिया, इस कब्र की अंदरूनी दीवार को आहिस्ता आहिस्ता खोदो। वो कब्र में उतरकर अंदरूनी दीवार को आहिस्ता आहिस्ता खोदने लगे। जरा सी खुदाई के बाद वो मशीन बरामद हो गई। जनरल डिकोरा की खुशी का ठिकाना नहीं था। 7 महीने पहले इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। आज वह अपने जमाने का सिकंदर आजम था। अपनी दानिश्त में सारी दुनिया को मुट्ठी में ले रहा था। उसके आदमियों ने मशीन को गाड़ी में लाकर रख दिया। फिर उसके हुक्म के मुताबिक अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। वह इत्मीनान से ड्राइव करते हुए अपने बंगले में आया। कार से उतरकर पहले बाहर की बत्तियां बुझाईं। अंदर की बत्तियां पहले ही बुझी हुई थी। उसने डिग्गी खोलकर उस मशीन को उठाया। अगरचे वह भारी थी, लेकिन वह किसी न किसी तरह उसे उठाकर अपने बेडरूम तक ले गया। पलंग के नीचे छुपा दिया। बाहर आकर इस कार की जाली नंबर प्लेट उतारकर वहां असली नंबर प्लेट लगा दी। वो हल्के नीले रंग की कार थी। उसने 4 इंच चौड़े स्याह स्टिकर की लंबी पट्टी उस कार में चिपकाई थी। वो उस कार का डिजाइन लगती थी। उसने ऐसी 3 पट्टियां चिपकाई थी, 2 स्याह और 1 सफेद। उसने इन पट्टियों को निकाल दिया। अब वो सिर्फ हल्के नीले रंग की कार थी। उसके मातियत भी इस कार को उसके रंग से और नंबर प्लेट से नहीं पहचान सकते थे। उसने बंगले के बाहर की बत्तियां रोशन कर दी। दरवाजे को अंदर से बंद करके बेडरूम में आया। फिर बेडरूम के दरवाजे को भी अंदर से बंद कर दिया। उस ख्वाबगाह के साथ एक स्टोर रूम था। उसने दरवाजा खोला। वहां पहले से रेत और सीमेंट की बोरियां रखी हुई थी। उसने कुदाल लेकर स्टोर रूम के फर्श को खोदना शुरू कर दिया। बेचारे मेजर ब्राइट ने भी इसी तरह मेहनत की थी। आज ये कर रहा था, पता नहीं उसका क्या अंजाम होने वाला था। फिलहाल वो अपनी जद्दोजहद में कामयाब था। सुबह होने से पहले उसने मशीन को वहां छुपा दिया था। उसके ऊपर लोहे की सलाखें रखी, उनके ऊपर लकड़ी की पेटियां रखी। यूं राजमिस्त्री का काम करते हुए उस फर्श को पहले की तरह बराबर कर दिया। उसने ये काम ऐसे किया था जैसे माली बाग में पौधा लगाने के लिए बीज बो रहा हो, मिट्टी बराबर कर रहा हो, इस उम्मीद पर कि यहाँ एक पौधा होगा, फिर वो तनावर दरख्त बनकर फल देगा। उसने कामयाबी की खुशी में बोतल खोली, मुंह से लगाकर गटागट पिया। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, अब एक ही तलाश रह गई है। हाय, कहाँ हो मेरी टेलीपैथी जानने वाली? मैं तुम्हारे पास पहुंच नहीं वाला हूं। उसने फिर बोतल मुंह से लगाई और गटागट पीने लगा।